जब मैंने पहली बार किसी बीस्ट को समन किया तो वो एक एब्सर्डली रेयर एपिक रैंक का होली एंजल निकला, पर मैंने समन सेरेमनी में ही उसे 10 मिलियन में बेचने का फैसला कर लिया। वहां खड़ी भीड़ को लगा कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूं, क्योंकि जैसे ही वो होली एंजल प्रकट हुआ वो सीधा एक अमीर बच्चे की तरफ बढ़ा, अपने घुटने पर बैठा और उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खा ली। इस धोखाधड़ी को देखकर मैंने तुरंत उस पर 10 मिलियन का प्राइस टैग लगा दिया और उस अमीर लड़के को उसे खरीदने दिया। साथ ही मैंने उनकी गिल्ड से कंपनसेशन के तौर पर एक बीस्ट चुनने का हक भी मांगा। आखिरकार एक बेवफा बीस्ट, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कभी न कभी अपने टेमर को मरवा ही देगा। इस थाली में सजे सजाए मौके को देखकर अपैक्स गिल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। अब अपैक्स गिल्ड के बीस्ट शॉप के अंदर एक स्टाफ मेंबर मुझे तीसरी फ्लोर पर ले जाती है, जहां बीस्ट्स को रखा गया है। दीवारों पर कंटेनमेंट यूनिट्स लगे हैं जिनमें हर तरह के क्रीचर्स मौजूद हैं। वो एक पॉलिश्ड स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर लक्स, इस फ्लोर पर मौजूद हर बीस्ट में से आप कोई भी चुन सकते हैं। मैंने पूरे कमरे पर एक नज़र डाली। मेरी आंखें धीरे धीरे हॉल में घूमने लगीं। वो एक ऐसे क्रीचर पर रुकी जो सर से पैर तक लाल रंग के स्केल्स से ढका हुआ था। मेरा स्टेटस पैनल सामने चमकने लगा। स्केल बीस्ट, पोटेंशियल रैंक एलीट, स्टेज 1, लेवल टियर 1। मैं आगे बढ़ गया। अगला वाला एक चमकता हुआ स्नो वाइट डेमन वोल्फ था, जो अपने केज के अंदर आलसी तरीके से लेटा हुआ था। ब्लिजार्ड डेमन वोल्फ, पोटेंशियल रैंक एलीट, स्टेज 6, लेवल टियर 1। मैंने अपना पूरा वक्त लिया और पूरे हॉल का चक्कर लगाया। अंत तक आते आते मेरी थ्योरियां चढ़ गईं। यहाँ के ज्यादातर बीस्ट्स या तो कॉमन रैंक पर अटके थे या एलीट रैंक पर। हीरोइक रैंक्ड बीस्ट्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, और यहाँ का सबसे हाई रैंक वाला बीस्ट सिर्फ एक हीरोइक स्टेज 2 का कैंडल बीस्ट था। ये मेरी उम्मीदों से बहुत नीचे था। क्या बस इतना ही है? मैं रुका और स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ा। उसने अपनी स्माइल बरकरार रखी। हाँ मिस्टर लक्स, इनके अलावा बस बेसमेंट में कुछ बिना बिके हुए बीस्ट्स हैं जिन्हें कोई और नहीं चाहता था। ज्यादातर में परमानेंट डिफेक्ट्स हैं जो ठीक नहीं हो सकते। उन्हें कल डिस्पोज करने का शेड्यूल है। मैंने सर हिलाया। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं हर कोना चेक किए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे वहाँ नीचे ले चलो। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। बिल्कुल, प्लीज मेरे पीछे आइए। हम बेसमेंट की तरफ बढ़े। यहाँ के बीस्ट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसा बताया गया था। कुछ की आंखें बिल्कुल सुन्न और सुस्त थीं और कुछ साफ तौर पर डिसेबल्ड लग रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन भरा था। मैंने उन सबको इग्नोर किया और शांत सब्र के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर जैसे ही मैं बेसमेंट के आखिरी कोने के पास पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। मेरी नज़र कोने में रखे एक साधारण से कंटेनमेंट यूनिट पर जम गई। अंदर एक बर्ड टाइप बीस्ट था, पंख मुरझाए हुए, हिम्मत टूटी हुई और कोने में दुबका हुआ। सोलर ब्लेड ईगल, पोटेंशियल रैंक हीरोइक स्टेज 7, लेवल टियर 1, नेगेटिव स्टेटस, कटा हुआ टैलन, बैंडेड क्रेट वेनम पॉइजनिंग, ग्रोथ सजेशन, स्टॉर्म टाइगर बोन से कटा हुआ पंजा ठीक हो जाएगा, 7 पेटल फ्लावर से जहर निकल जाएगा। मेरी थ्योरियां थोड़ी ऊपर उठीं। इस सोलर ब्लेड ईगल का पोटेंशियल रैंक मेरी उम्मीद से बेहतर है। हाँ, इसका पंजा कटा हुआ है और इसमें जहर भी है, पर पैनल साफ साफ इलाज बता रहा है। स्टॉर्म टाइगर बोन और 7 पेटल फ्लावर दोनों ही काफी कॉमन मटेरियल्स हैं, आसानी से मिल जाएंगे। मटेरियल्स के खर्चे के बाद भी ये सौदा गारंटेड प्रॉफिट है। मेरे पास एक पूरी तरह ठीक हीरोइक स्टेज 7 का फाइटर होगा। इस स्टेज पर यह सबसे बेहतर ऑप्शन है। मैंने अपना मन बना लिया। मैं बस बोलने ही वाला था कि मेरी आंख के कोने ने अंधेरे में कुछ और देखा। एक अकेला एनर्जी केज जो मुश्किल से एक इंसान जितना ऊंचा था, बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स के बीच बिल्कुल अजीब लग रहा था। मैं पास बढ़ा। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। एक फिगर थकी हारी ठंडी मेटल दीवार से टिकी हुई थी। इंसान नहीं, रुको, एक ह्यूमनॉइड बीस्ट। अपैक्स गिल्ड के बेसमेंट में सच में एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है। ये यहाँ बंद क्यों है? और उससे भी अजीब बात ये कि जैसे ही मेरी नज़र उस फिगर पे पड़ी, मेरी रूह के अंदर से एक गलत सेंसेशन उठी, प्योर रिजेक्शन। ये फीलिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उस बीस्ट को किसी अनजान की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपना सर उठाया और मेरी तरफ एक झलक देखी, फिर तुरंत सर नीचे कर लिया जैसे उसे कोई झटका लगा हो। पर उस छोटे से पल में मैंने आखिरकार उसका चेहरा देख लिया। टेढ़े मेढ़े नुकीले मार्क्स ने उसके चेहरे के हर इंच को ढका हुआ था। उसके असली फीचर्स बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे थे। स्टाफ मेंबर मेरे पास पहुंची और मुझे उस केज पर रुका हुआ देखा। उसके एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक सक्यूबस है जो सीधा एक डायमेंशनल रिफ्ट से निकाली गई है। जब ये मिली थी तब ऐसी ही दिखती थी। इसे कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात, इस पर एक श्राप है। इसका लेवल हमेशा के लिए टियर 1 पर लॉक है। कल इसे बाकी रिजेक्ट्स के साथ खत्म कर दिया जाएगा। वो उस सक्यूबस को पूरी नफरत के साथ घूरती है, पर मैं उसकी बात नहीं सुन रहा हूँ। मेरा दिल किसी वार ड्रम की तरह जोर जोर से धड़क रहा है। एक ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिख रहा था, मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ। लिलिथ, थॉर्न सक्यूबस, बॉन्ड स्टेटस अवेलेबल, पोटेंशियल रैंक कॉमन, ट्रू रैंक एपिक स्टेज, नो करंटली अंडर कर्स सील, लेवल टियर 1। अब इस स्टोन इस श्राप को तोड़ सकता है
और इस बीस्ट के पोटेंशियल रैंक को बढ़ा सकता है। जैसे ही मैंने एपिक स्टेज 9 पढ़ा, मेरी सांसें रुक गईं, तो मतलब ये कर्स्ड है। ऐसी सुंदरता जिससे देवताओं को भी जलन हो जाए, उसे सील कर दिया गया है। इस लिलिथ नाम के बीस्ट का असली पोटेंशियल रैंक स्टेज 19 तक जाता है, जो लीजेंडरी से बस एक कदम दूर है। ये आज तक का सबसे हाई पोटेंशियल रैंक है जो मैंने किसी बीस्ट में देखा है। वो एंजल जिसने मुझे धोखा दिया, वो तो लिलिथ के जूते उठाने के लायक भी नहीं है, और स्किल पैनल तो पूरी तरह भरा हुआ है। शुरुआत से ही 3 स्किल्स। सबसे जरूरी बात, बीस्ट पैनल साफ दिखा रहा है कि कर्स कैसे तोड़ना है और इसके पोटेंशियल रैंक को और ऊपर कैसे ले जाना है। इसका मतलब अगर मैं इस सक्यूबस को खरीदता हूं और वो मटेरियल्स जमा करता हूं, तो मेरे पास एक लीजेंडरी रैंक के बराबर की पावर हाउस होगी। सिर्फ ये सोचकर ही मेरी सांसें तेज हो गई हैं। ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मेरी पार्टनर। मैं स्टाफ मेंबर की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे ये सक्यूबस चाहिए, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। केज के अंदर लिलिथ के कमजोर शरीर को एक झटका लगा। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? उसने तुरंत अपना सर उठाया और अपने सामने खड़े उस शांत और हैंडसम चेहरे को हैरानी से देखा। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। जब से वो पैदा हुई थी, दुनिया उसे हर तरफ से सिर्फ नफरत ही देती आ रही थी। वो सुन्न हो चुकी थी। उसने उम्मीद करना छोड़ दिया था कि कोई उसे कभी अपनाएगा, पर अब ये अनजान शख्स, ये नौजवान लड़का सीधा उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो उसके साथ बीस्ट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। स्टाफ मेंबर की पॉलिश्ड स्माइल अब टूटने लगी थी। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। मिस्टर लक्स, क्या आप श्योर हैं? मिस्टर लक्स, क्या आप सच में ये सक्यूबस चाहते हैं? मेरा जवाब बिना 1 सेकंड देरी के आता है। बिल्कुल, हमारे बॉन्ड बनाने के लिए एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करो। अब उसकी आंखों में हैरानी और गहरी हो जाती है, पर उसकी प्रोफेशनलिज्म काम आती है। वो कोई और सवाल नहीं पूछती। इस तरफ आइए, कहकर वो मुड़ी और हमें आगे ले गई। लिलिथ उसके पीछे पीछे चली। उसका शरीर एकदम स्टिफ और मैकेनिकल लग रहा था। जैसे ही उसे केज से बाहर लाया गया, उसकी दुनिया जैसे कयोस में खो गई। जब तक वो एक शांत प्राइवेट रूम में नहीं पहुंचे और स्टाफ मेंबर ने उसके रेस्टोरेंट्स नहीं हटाए, तब तक वो होश में नहीं आई। वो अपने सामने खड़े नौजवान लड़के को खाली नजरों से घूरती रही। मुझ पर मेरे पैदा होने के दिन से ही एक श्राप है। मैं अपना लेवल तक नहीं बढ़ा सकती। लिलिथ ने खुद को बोलने पर मजबूर किया। उसकी आवाज डर और तकलीफ से भरी हुई थी। आपने मुझे चुना है, पर मैं आपके लिए लड़ नहीं सकती। मैं आपको कोई शोहरत नहीं दिला सकती। उसकी आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने खराब चेहरे वाले बीस्ट की आवाज ऐसी होगी, सॉफ्ट, हॉन्टिंग और ऐसी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। मुझे पता है तुम्हारा कर्ज कैसे तोड़ना है। क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओगी? कर्ज तोड़ना? लिलिथ का दिल ऐसे भिंच गया जैसे किसी अनजान हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। जिस पल आपने मुझे चुना, तभी से मेरी जिंदगी आपकी हो चुकी है। लिलिथ की आवाज मुश्किल से एक विस्पर थी, पर उसमें एक पक्का इरादा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी उंगली पर एक हल्की रोशनी जमा हुई। मैंने उसे धीरे से लिलिथ के माथे पर प्रेस किया। रोशनी चमकती है। एक पुराना बॉन्ड सर्कल उन दोनों के नीचे उभर कर आता है। इक्वल बॉन्ड बन गया। मैंने तुरंत बाहर खड़ी स्टाफ मेंबर को बुलाया। मुझे कुछ मटेरियल्स खरीदने हैं। एक फेदर ऑफ इटर्नल नाइट, 5 फेंग्स ऑफ द इन्फर्नो और 2 अबिस स्टोन्स। स्टाफ मेंबर का चेहरा लिलिथ को चुनने के वक्त से भी ज्यादा पीला पड़ गया। ये तीनों चीजें बेहिसाब रेयर और महंगी हैं, खासकर अबिस स्टोन्स। वो दुनिया के सबसे रेयर हाई ग्रेड मटेरियल्स में से एक हैं। मिस्टर लक्स, इन सब की टोटल वैल्यू। इससे पहले कि वो बात खत्म करता, मैंने अपना ओमनी टर्मिनल कार्ड उसकी तरफ सरका दिया। 30 मिलियन में काम हो जाना चाहिए। वो कार्ड पर दिखाए गए बैलेंस को देखकर जम गया। ये तो बहुत ज्यादा है मिस्टर लक्स, प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अभी सब तैयार करवाती हूँ। उसका टोन बदल गया। वो पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गई। जल्द ही डार्क एनर्जी निकालने वाली 3 चीजें ध्यान से प्राइवेट रूम में लाई गईं। अब वहां सिर्फ हम दोनों थे, मैं और लिलिथ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले इस फेदर को अब्जॉर्ब करो। मेरी आवाज शांत और स्टेडी थी। इससे लिलिथ को एक सुकून भरा कॉन्फिडेंस मिला। उसने मेरी आंखों में देखा और सर हिलाया, फिर अपने कपकपाते हाथों से फेदर ऑफ इटर्नल नाइट की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो काली रोशनी की एक लहर बनकर उसके शरीर में समा गया। इसके बाद फेंग्स ऑफ द इन्फर्नो और फिर 2 अबिस स्टोन्स की बारी आई। जैसे ही लिलिथ ने आखिरी स्टोन को अपनी मुट्ठी में बंद किया, सब कुछ बदल गया। लिलिथ के बीच से एनर्जी की एक भयानक शॉकवेव बाहर की तरफ निकली। उस ताकत ने मुझे कदम दर कदम पीछे धकेला, जब तक मेरी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकरा गई। मैंने अपनी नजरें कमरे के बीच पर जमाए रखी। लिलिथ के शरीर से पर्पल ब्लैक धागे निकलने लगे, बिल्कुल वाइल्ड और कभी न खत्म होने वाले। वो एक दूसरे के ऊपर लपेटे गए, जब तक उन्होंने एक विशाल डार्क कोकून नहीं बना लिया, जिसने उसे पूरा निगल लिया। पूरा कमरा ठंडी और दम घुटने वाली डार्क एनर्जी से भर गया। मैं उस कोकून को घूरता रहा। ये कहना कि मैं नर्वस नहीं हूँ एक झूठ होगा, पर पैनल के हिसाब से इस प्रोसेस से न सिर्फ लिलिथ का कर्ज टूटना चाहिए, बल्कि उसके पोटेंशियल रैंक को भी उसके पीक पर पहुंचकर उसे और आगे धकेलना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गैम्बल है। अगर ये काम कर गया तो मेरे पास लिमिटलेस पोटेंशियल वाला बीस्ट होगा। वक्त गुजरता गया।
फिर अचानक कमरे में भरी वायलेट एनर्जी वापस खिंची और तेजी से कोकून के अंदर चली गई। एक तीखी क्रैक की आवाज आई और कोकून के हर छेद से एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने कमरे के अंधेरे को एक पल में चीर दिया। मैंने एक गहरी सांस ली। गोल्डन लीजेंडरी रैंक। जैसे जैसे क्रैक्स बढ़ते गए, हर कोने से चमकता सोना निकलने लगा, जिसने प्राइवेट रूम को एक दूसरे सूरज की तरह भर दिया। फिर एक साथ वो कोकून फट गया। बेहिसाब पर्पल ब्लैक टुकड़े हर दिशा में बिखरे, पर हवा में ही एनर्जी के पार्टिकल्स बनकर घुल गए। वो सुनहरी रोशनी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो उतनी ही तेजी से पीछे हटी और उसकी जगह एक गहरी, डार्क और पहले से ज्यादा पावरफुल पर्पल ब्लैक ऑरा ने ले ली। एक इनविजिबल एनर्जी पल्स सीधा छत को चीरते हुए ऊपर खाली आसमान में गायब हो गई। उसी वक्त सिटी हॉल बिल्डिंग की छत पर मेयर ब्लेज अपने बड़े डेस्क के पीछे बैठे पूरे शहर के हाई स्कूल्स के समनिंग सेरेमनी रिजल्ट्स देख रहे थे। अगले ही सेकंड वो झट से खड़े हो गए। वो वॉक करके फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक गए और अपनी तीखी नज़र ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पर टिका दी। बस अभी उन्होंने एक पल के लिए एक ऐसी खौफनाक एनर्जी की लहर महसूस की थी जो समंदर जितनी गहरी थी, जिससे उनका मन बेचैन हो गया। कोई अंदर आओ। उनकी आवाज़ एक धीमी पर तीखी कमांड थी। ऑफिस का दरवाज़ा तुरंत खुला। यूनिफॉर्म में एक शार्प दिखने वाला आदमी अंदर आया। आपके ऑर्डर्स मेयर? सिटी गार्ड ब्यूरो को तुरंत अलर्ट करो। मेयर ब्लेज का टोन लोहे जैसा सख्त था। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पर कड़ी नजर रखो। किसी भी अजीब चीज की जांच करो, खासकर डायमेंशनल रिफ्ट खुलने का कोई भी निशान। सबॉर्डिनेट ने तुरंत हुक्म माना और तेजी से बाहर निकल गया। ऑफिस में खामोशी छा गई। सिर्फ मेयर ब्लेज अकेले रह गए। उनके चेहरे पर घनघोर बादल छाए हुए थे। इतनी बड़ी एनर्जी रिएक्शन के सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, कोई नया अननोन डायमेंशनल रिफ्ट पास में खुला है। दूसरा, कोई सोवरन रैंक एंटिटी नीचे आई है। तीसरी, एक लीजेंडरी रैंक्ड बीस्ट पैदा हुआ है। एक सोवरन रैंक्ड वॉरियर पूरी नेशन में इज्जत और नजर में रहने वाली शख्सियत होती है। उनमें से हर एक को ट्रैक किया जाता है। ब्लेज को लिनुआन में पोस्ट हुए 10 साल हो गए हैं, पर उन्होंने कभी लीजेंडरी रैंक्ड बीस्ट नहीं देखा। लिनुआन जैसे मिड साइज शहर में तो एक एपिक रैंक बीस्ट भी जिंदगी में एक बार होने वाली घटना है। लीजेंडरी रैंक की बात तो ब्लेज के समझ से बाहर थी। वो वापस अपने डेस्क पर अधूरी रिपोर्ट की तरफ मुड़ गए। वापस प्राइवेट रूम में एनर्जी वेव का आखिरी निशान भी खत्म हो गया। एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। मेरी आंखें कमरे के बीच में जमी रहीं। मेरे दिल की धड़कन उस खामोशी को बिजली की तरह भर रही थी। रोशनी धीमी हुई। एक फिगर मेरे सामने खामोशी से खड़ी थी। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी झेला था, उसके बावजूद मेरा कंपोजर पूरी तरह टूट गया। 2 शब्द तुरंत मेरे दिमाग में चमके, ब्रेथ टेकिंग। वो हर एक कांटे जैसा जख्म जो कभी लिलिथ के शरीर पर था, अब बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। उनका कोई निशान तक नहीं बचा था। उनकी जगह स्किन अब सफेद जेड की तरह मखमली और चमकदार हो गई थी। उसने एक फिटिंग पर्पल ब्लैक गाउन पहना था जो उसके फिगर के हर स्टनिंग कर्व को दर्शाता था। उसके जेट ब्लैक बाल उसकी पीठ पर झरना बनकर गिर रहे थे। उसके सर के दोनों तरफ से 2 पतले हॉर्न्स निकल रहे थे जो उसके डेमन होने की पहचान थी। वो चेहरा जो बिल्कुल परियों जैसा और असली होने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत था, उसमें बिल्ली जैसी आंखें थी जो मुझे खामोशी से घूर रही थी। उसकी नज़र के हर शिफ्ट में एक नेचुरल कशिश थी। उसके पीछे विशाल और शानदार पर्पल ब्लैक बटरफ्लाई विंग्स धीरे धीरे खुल और बंद हो रहे थे। हर बीट के साथ हवा में चमकदार स्केल्स की एक धूल बिखरती थी जो बिल्कुल एथेरियल लग रही थी। पहले वाले उस टूटे फूटे और बदशक्ल क्रीचर के मुकाबले ये एकदम अलग ही बीइंग थी। पर असली चीज जिसने मेरी धड़कन बढ़ा दी वो ये थी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिलिथ का स्टेटस पैनल पूरी तरह बदल चुका था। लिलिथ, विच ऑफ द नाइट, पोटेंशियल रैंक लीजेंडरी स्टेज 1, लेवल टियर 1, ग्रोथ सजेशन, पर्ल ऑफ इटर्नल नाइट, इन्फर्नल स्प्रिंग वाटर और नाइटमेयर क्रिस्टल कंज्यूम करने से इस बीस्ट का पोटेंशियल रैंक और बढ़ सकता है। मैं उन चमकदार शब्दों लीजेंडरी स्टेज 1 को घूरता रहा और धीरे से सांस छोड़ी। लगभग 30 मिलियन दांव पर लगे थे और मुझे एक लीजेंडरी रैंक बीस्ट मिला, बिल्कुल जैकपॉट। जब मैं हैरानी में उस पैनल को देख ही रहा था तभी लिलिथ हिली। वो खामोशी से तैरते हुए मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। एक हल्की घोंसली खुशबू मुझ तक पहुंची। उन होश उड़ा देने वाली आंखों ने मेरी नज़र को ऐसी शिद्दत से पकड़ा जैसे वो मेरी तस्वीर अपनी रूह की गहराइयों में उतार लेना चाहती हों। फिर उसने जेड जैसी सफ़ेद उंगली उठाई और उसे धीरे से अपने माथे पर प्रेस किया। उसके उंगलियों के बीच एक अजीब सी पर्पल रेड एनर्जी का धागा दिखा। इससे पहले कि मैं समझ पाता वो क्या कर रही है, लिलिथ ने उसे धीरे से मेरे माथे पर प्रेस कर दिया। एक पल में मुझे एक एहसास हुआ, वन साइडेड, जिसे नकारा नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट और टोटल कंट्रोल। सिर्फ एक सोच से मैं लिलिथ की जिंदगी या मौत का फैसला कर सकता हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने झट से पैनल देखा। स्टेटस बार में वो इक्वल बॉन्ड जो मैंने लिलिथ के साथ बनाया था, वो खामोशी से एक स्लेव बॉन्ड बन चुका था। शौक मुझे एक लहर की तरह लगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। लिलिथ ने तुरंत कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो आगे बढ़ी और खुद को मेरी बाहों में गिरा दिया। एक आवाज जो गर्मी से भरी, नर्म और हल्की सी कपकपाती हुई थी मेरे कान में फुसफुसाई, मास्टर, जिस पल आपने मुझे उस ठंडे और अंधेरे बेसमेंट में चुना था,
तब से इस दुनिया में कुछ भी और मायने नहीं रखता। आपने मुझे उस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे और मायूसी से बाहर निकाला है। मेरी जिंदगी, जो कुछ भी मैं हूं, वो आपका दिया हुआ एक तोहफा है। लिलिथ ने अपना गाल धीरे से मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी आवाज में एक गहरी और शांत शांति थी। इसलिए प्लीज इस सबको कबूल कीजिए। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। मेरा दिल ऐसे धड़का जैसे किसी विशाल चीज से टकराया हो। एक ऐसी गर्मी जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता मेरे अंदर कहीं गहराई से उठी। मैंने उस एंजल के बारे में सोचा जिसने सबके सामने मुझे धोखा दिया था। मैंने उसके एरोगेंस और उस ठंडे बर्ताव के बारे में सोचा जो उसने जाते वक्त दिखाया था, जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। तो मतलब इस दुनिया का हर बीस्ट वैसा नहीं होता। तो ऐसी होती है असली वफादारी, ये तड़प, ये इतना साफ और एब्सोल्यूट समर्पण। लिलिथ ने जो किया, उसने मुझे उस तरह मूव किया जैसा पहले कभी कुछ नहीं कर पाया था। एक ऐसी सच्चाई और भरोसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये इतना गहरा भरोसा मुझ में कुछ ऐसा जगा गया जिसे मैं रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और लिलिथ की पीठ पर रखा। उसने इसे महसूस किया। उसने मुझे थोड़ा और कसके पकड़ लिया। मास्टर, आज के बाद से मैं आपके रास्ते के हर कांटे को काट फेंकूंगी। मैं आपके सामने से हर रुकावट को साफ कर दूंगी। मैंने अपनी बाहों में उस स्टनिंग चेहरे को नीचे देखा और मेरे चेहरे पर एक असली स्माइल आ गई। वेलकम लिलिथ, मेरी पहली पार्टनर। जब मैं लिलिथ के साथ अपर फ्लोर से बाहर निकला तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर एक नज़र, स्टाफ और कस्टमर्स, सब अपने आप लिलिथ की तरफ खिंच गए। उनके चेहरे हैरानी और शौक से भर गए। ओ भाई, ये कौन है? क्या ये इसका बीस्ट है? ये तो अनरियल है। वो स्टाफ मेंबर जिसने पहले मुझे अटेंड किया था वहां खड़ी पूरी तरह फ्रीज हो गई थी। वो मेरे पीछे चलती उस होश उड़ा देने वाली फिगर को देख रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया था। वो तो बेसमेंट की वो घिनौनी और टूटी फूटी सक्यूबस थी। ये कैसे मुमकिन है? पर सच उसके बिल्कुल सामने था। उसके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त वो बस एक ऐसी स्माइल दे पाई जो किसी फ्यूनरल मास्क से भी ज्यादा स्टिफ थी। वो फिर भी जल्दी से पास आई। मिस्टर लक्स, आपका पेपर वर्क पूरा हो गया है। आप जब चाहें जा सकते हैं। मैंने सर हिलाया। मैंने सीढ़ियों की परवाह नहीं की। मैं लिलिथ के साथ सीधा गिल्ड से बाहर निकल गया। मेरे दरवाजे से गायब होने के बाद ही वो स्टाफ मेंबर होश में आई। वो अपने टर्मिनल की तरफ भागी और जितनी तेजी से हो सके चेयरमैन सॉन्ग को डायल किया। चेयरमैन, कुछ हो गया है। शहर के दूसरी तरफ सॉन्ग फैमिली के एस्टेट में विक्टर सॉन्ग स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट सुनते हैं। उनकी थ्योरियां थोड़ी सिकुड़ती हैं। तुम कह रही हो कि सक्यूबस का रूप वापस आ गया है? बिना किसी शक के मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो उस एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत है जो आप लेकर आए हैं। विक्टर सॉन्ग की आंखों में हैरानी की एक झलक आई। फिर उनका माथा धीरे से रिलैक्स हुआ। तो उसका रूप वापस आ गया? तो क्या हुआ? कॉमन पोटेंशियल रैंक, एक ऐसा लेवल जो कभी बढ़ ही नहीं सकता। सिर्फ दिखावा है, दम नहीं। अभी भी कचरा ही है। उन्होंने कॉल काट दिया और उस एंजल की तरफ देखा जो मजबूत बनने के लिए मटेरियल्स अब्सॉर्ब कर रही थी। उन्होंने ये बात एक मजाक की तरह शेयर की और जैन ने एक स्नीयर के साथ सुना। रुको, उस गरीब ने हमारी गिल्ड के सारे एलीट और हीरोइक बीस्ट्स को छोड़कर एक रिजेक्ट को चुना। टिपिकल गवार। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई। उस लूजर पर एक एपिक रैंक बीस्ट बर्बाद करना शर्म की बात होती। उसके पास वो एंजल जिसका नाम जैन ने अब फ्रॉस्ट रखा था, ये सारी बातें सुनती है और अपने हमेशा वाले ठंडे और अलग टोन में बोलती है। जो भी दिखावे को अपने फैसले पर हावी होने देता है वो कभी सच में ताकतवर नहीं बन सकता। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी ठंडी नीली आंखों में अपने पुराने टेमर के लिए गहरी नफरत थी। तो लक्स नाम का वो इंसान बिल्कुल वैसा ही शैलो बेवकूफ है जो एक सक्यूबस के चक्कर में आ गया। अच्छा हुआ मैंने उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया। ऐसे मास्टर के साथ रहना एक एंजल होने की पवित्र शान पर धब्बा होता। विक्टर सॉन्ग अपने बेटे और उस एंजल को देखते हैं और एक सेटिस्फाइड सर हिलाते हैं। अब ये हुई ना वो विजन और कंपोजर जो मेरे बेटे में होनी चाहिए। फिर उनका टोन सीरियस हो जाता है। नेशनल बीस्ट एग्जाम एक हफ्ते बाद है। अब ज्यादा दूर नहीं है। ये तुम्हारे लिए अपना नाम बनाने का सबसे बड़ा मौका है। अगले कुछ दिनों के लिए फ्रॉस्ट को नॉविस रेल्म में ले जाओ और वहां जमकर ग्राइंड करो। एग्जाम से पहले उसका लेवल अप कर लो। तुम्हारे पास एक एपिक रैंक बीस्ट है। नॉविस रेल्म लीडर बोर्ड की टॉप स्पॉट तुम्हारी ही होनी चाहिए। जैन मुस्कुरा दिया, पूरा कॉन्फिडेंट और क्रूअल। चिंता मत कीजिए, मैं सबको दिखा दूंगा कि लिनवान का असली टॉप टैलेंट कौन है। जब तक एक इंसान और एक बीस्ट गिल्ड से बाहर निकले तब तक आसमान शाम की लाली में डूब चुका था। मैं लिलिथ के साथ पैदल घर की तरफ चलने लगा। मेरा घर एक पुराने रेजिडेंशियल ब्लॉक में है, छोटा पर साफ सुथरा, बस थोड़ा खाली सा। 3 साल पहले मेरे पेरेंट्स एक डायमेंशनल रिफ्ट एक्सप्लोर करने के मिशन पर गए थे और वहां उनकी मौत हो गई। उन्होंने मुझे और मेरी बहन रेन को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया। अब रेन दूर कैपिटल में पढ़ाई कर रही है और इस घर में अब सिर्फ मैं हूँ। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। वही पुरानी खामोशी मुझसे टकराई। जहां दिल करे बैठ जाओ, अब ये तुम्हारा ही घर है। लिलिथ हिली नहीं। वो एंट्रीवे में खामोशी से खड़ी रही। उसकी आंखें साधारण से फर्नीचर पर घूमने लगीं और आखिरकार मेरी पीठ पर टिक गईं। घर,
ये शब्द उसके लिए बिल्कुल अनजान था। अंधेरे में पैदा होने से लेकर केज में बंद रहने तक उसने कभी नहीं जाना था कि किसी जगह से जुड़ना क्या होता है, जब तक ये नौजवान लड़का नहीं मिला। एक सिंपल डिनर के बाद मेरा ओमनी टर्मिनल अचानक जल उठा। स्क्रीन पर रेन का नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने उठाया। लिविंग रूम के बीच में एक चमकती हुई होलोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रकट हुई। हे, कैसा रहा? समनिंग सेरेमनी खत्म हो गई? तुम्हारे पहले बीस्ट का पोटेंशियल रैंक क्या है? मुझे दिखाओ, जल्दी करो। दूसरी तरफ रेन मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी और एक के बाद एक सवालों की बारिश कर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया और थोड़ा मुड़ा, कैमरा लिलिथ की तरफ घुमाते हुए, जो सोफा पर शांति से बैठी थी। जैसे ही रेन ने लिलिथ को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट, लक्स, तुम्हारी किस्मत तो एकदम इंसान है। ये कितनी स्टनिंग है। लिलिथ ने ये तारीफ सुनी और सिर्फ एक तमीज भरे शांत सर हिलाने के साथ उसका शुक्रिया किया। उसकी आंखें तुरंत वापस मुझ पर टिक गईं। रेन को इसका बुरा नहीं लगा। वो बस अपने भाई के लिए सच में बहुत खुश थी। ये तो बहुत बढ़िया है। एक ह्यूमनॉइड बीस्ट तुम्हारे साथ है तो एग्जाम में तुम्हारा सच में अच्छा चांस है। फिर उसका टोन सीरियस हो गया। ओह, नॉविस रेल्म कल खुल रहा है, उसे मिस मत करना। नॉविस रेल्म शहर की गार्ड और मिलिट्री ने मिलकर एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया है। उसके अंदर के अबिस क्रीचर्स ज्यादा से ज्यादा टियर 9 तक होते हैं। नए बीस्ट टेमर्स के लिए जल्दी लेवल अप करने की ये सबसे अच्छी जगह है। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दिमाग पहले ही सोचने लगा था, इस दुनिया का लेवल सिस्टम 9 टियर्स तक चलता है। अभी अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड बनाने के बाद मैं टियर 1 के पास भी नहीं हूँ, एकदम बिगिनर। तो खुद को जितनी तेजी से हो सके बढ़ाना ही अभी सबसे जरूरी बात है ना? नॉविस रेल्म साल में सिर्फ 3 दिनों के लिए खुलता है। लीडर बोर्ड में हाई रैंक होने से तुम्हारा एग्जाम स्कोर भी बढ़ेगा, पर जब तुम वहाँ क्रीचर्स को मार रहे होगे और पॉइंट्स जमा कर रहे होगे तो सेफ रहना। सुना तुमने? मैंने उसकी प्रोजेक्शन वाली आंखों में चिंता देखी और मजबूती से सर हिलाया। मुझे ये सब पता है, चिंता मत करो रेन, मैं सब संभाल लूंगा। हमने कुछ और मिनट बात की और फिर कॉल खत्म कर दिया। अगली सुबह मैं लिलिथ के साथ शहर के बाहर नॉविस रेल्म के एंट्रेंस पर पहुंचा। एक विशाल स्पेशल पोर्टल सामने खड़ा था। वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। हजारों स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना पहला बीस्ट बॉन्ड पूरा किया था वहां जमा थे। ज्यादातर नए लोग ग्रुप्स में चिपक कर खड़े थे, इस उम्मीद में कि रेल्म के अंदर उनके बचने और काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए। जिस पल मैं लिलिथ के साथ वहां पहुंचा, हम भीड़ की हर आंख का सेंटर बन गए। लिलिथ का गहरा एलिगेंट पर्पल ब्लैक गाउन और उसका ऐसा चेहरा जो दुनिया को थाम दे, वहां मौजूद लगभग हर लड़के का ध्यान खींच रहा था। मुझे एक साथ ढेरों इन्विटेशंस मिलने लगे। बड़े भाई, हमारी टीम में आ जाओ, हमारे पास एक हीरोइक रैंक सपोर्ट बीस्ट है। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरा किसी के साथ टीम बनाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही मैं लाइन में लगकर रेल्म के अंदर जाने वाला था, भीड़ के पीछे से एक मजाक से भरी आवाज आई, अरे अरे, ये वही बंदा है ना? इसका नाम क्या था भला? जैन अपने फॉलोअर्स के साथ मेरी तरफ अकड़ते हुए आया। फ्रॉस्ट उसके बगल में चल रही। उस एंजल के पंख एकदम चमकदार और रेडिएंट थे और उसके एक्सप्रेशन पूरे ठंडे एरोगेंस से भरे थे। उसने मेरी तरफ जो नजर डाली उसमें साफ नफरत थी। जैन की नजर एक पल के लिए लिलिथ पर ठिठकी। उसके चेहरे पर हैरानी और जलन की एक झलक आई जो तुरंत मजाक उड़ाती नफरत में बदल गई। इसके चक्कर में मत आओ लोगों। जैन ने अपनी आवाज ऊंची की और भीड़ की तरफ देखकर बड़े चढ़ा बढ़ाकर बोलने लगा, माना कि इसके साथ वाला बीस्ट देखने में सुंदर है, पर ये और कुछ नहीं, बस एक रिजेक्ट है जिसे हमारी अपैक्स गिल्ड खत्म करने वाली थी। कॉमन पोटेंशियल रैंक लेवल हमेशा के लिए लॉक्ड। सिर्फ दिखावा है, दम नहीं, बस एक डेकोरेशन पीस। ये शब्द किसी ग्रेनेड की तरह गिरे। भीड़ में शोर मच गया। वही लोग जो अभी कुछ देर पहले मुझे अपनी टीम्स में इनवाइट कर रहे थे, अब मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगे। बाहर से चमकीला, अंदर से खोखला। लोग तुरंत मुझसे दूरी बनाने लगे। भीड़ का रिएक्शन देखकर जैन की स्माइल हर सेकंड के साथ और सैटिस्फाइड होती गई। वो बिल्कुल मेरे पास आया और फ्रॉस्ट के पंख को दिखावे के लिए थपथपाया। ये देखा, ऐसा बीस्ट एक असली टैलेंट डिजर्व करता है। और सच कहूं तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? तुम्हारे बिना मैं कभी इतनी ताकतवर चीज के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। उन लोगों की तरह नहीं जो कचरा उठाते हैं और उसे खजाना कहते हैं। वो पास झुका, अपनी आवाज धीमी की ताकि सिर्फ मैं सुन सकूं। उसकी बातों में जहर भरा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि फ्रॉस्ट मेरे साथ रहने के लिए कितनी उतावली है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो तुमसे कहीं ज्यादा एंथुजियास्टिक है मेरे साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा, शांत जैसे ठहरा हुआ पानी। बातों का हेर फेर करना इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर लिलिथ को पड़ता है। उसके शरीर से एक रूह कंपा देने वाली मौत की नीयत निकलने लगी। उसकी खूबसूरत बिल्ली जैसी आंखें गहरी और बॉटमलेस हो गईं, जैन पर टिके हुए। मैंने लिलिथ के इमोशंस में बदलाव महसूस किया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसका शरीर हल्का सा थर्राया और वो लगभग आउट ऑफ कंट्रोल किलिंग इंटेंट एक पल में गायब हो गई। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझसे मिलाईं। उनकी ठंडक पिघलकर किसी शांत झील की तरह गर्म और स्थिर हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा,
मैंने बस उसकी तरफ देखकर सर हिला दिया। किसी बेवकूफ से बहस करना कभी काम नहीं आता। एनर्जी बचाओ। एक बार हम रेल्म के अंदर चले गए तो हम इसका फैसला रिजल्ट्स और रेल्म पॉइंट्स से करेंगे। लिलिथ तुरंत समझ गई। उसने जैन पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना हाथ मेरे हाथ में फंसाकर अपने नर्म शरीर को मेरे कंधे से चिपका लिया। फिर वो अपनी नज़र बिल्कुल आलसी तरीके से जैन के पीछे खड़ी फ्रॉस्ट पर डालती है। उसका ये जेस्चर बिना एक शब्द बोले सब कुछ कह देता है। ये मेरा है। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, पर उसकी ग्रिप इतनी मजबूत है कि वो छोड़ती ही नहीं। मैंने 2-3 बार कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैंने उसे वैसे ही रहने दिया। ये पल जैन को एक करारे थप्पड़ की तरह लगता है। उसका चेहरा गुस्से से एकदम बदशक्ल लाल हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब गवार, एक दुम लूजर बंदे के पीछे इतनी स्टनिंग बीस्ट खुद को झोंक रही है, जबकि उसकी अपनी एपिक रैंक एंजल इतनी ओबेडियंट होने के बावजूद उससे एक ठंडी और ना छुए जाने वाली दूरी बनाकर रखती है। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं लिलिथ के साथ उस चमकते हुए रियलम पोर्टल की तरफ बढ़ गया। जिस पल मैंने अंदर कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे एक ठोस जमीन वापस आ गई और मेरे चारों तरफ की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। एक ठंडा, सदियों पुराना जंगल हर दिशा में फैला हुआ था। द नोविस रियलम। लिलिथ ने पूरी तेजी और अलर्ट नजरों से अपने आसपास का जायजा लिया। उसके पर्पल ब्लैक पंख थोड़े अंदर की तरफ सिकुड़े ताकि वो हम दोनों को शील्ड कर सके। वो पहले से ही महसूस कर सकती थी कि ये जंगल दुश्मनों की मौजूदगी से भरा पड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज शांत रही। मैंने अपने ओमनी टर्मिनल पर लीडर बोर्ड देखा। अभी भी खाली था। रियलम का टेलीपोर्टेशन पूरी तरह रैंडम होता है और अक्सर ग्रुप्स भी आपस में अलग हो जाते हैं। इस वक्त इस इलाके में सिर्फ हम दोनों ही थे। हम एक स्टेडी और बिना किसी जल्दबाजी के स्पीड से जंगल के और गहराई में बढ़ने लगे। लिलिथ ने अपने सारे सेंसेस पूरी तरह खोल रखे थे। वो हमारे आसपास की हर एक सरसराहट और बदलाव को पकड़ रही थी। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैं बिखरे हुए पत्थरों के एक आम से ढेर के पास रुका। लिलिथ ने मुझे बड़े हैरान होकर देखा। यहाँ आसपास किसी क्रिएचर की मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। एक दुम फैंटेसी एनर्जी सिग्नेचर भी नहीं थी। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने बस अपना हाथ उठाया और उस ढेर के बीच एक पत्थर की तरफ इशारा किया जो बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा डार्क था। मेरी नज़र में एक स्टेटस पैनल जो सिर्फ मुझे दिख रहा था साफ साफ चमक उठा। स्टोन लर्कर, पोटेंशियल रैंक कॉमन, लेवल टियर 2। इस पर अटैक करो। बस 3 शब्द। लिलिथ के दिमाग में बेहिसाब सवाल थे, पर उसने एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हवा में एक हल्की सी गूंज उठी। क्रिम्सन लाइट में लिपटी हुई एक विशाल काली तलवार जैसी साइथ उसके हाथ में प्रकट हो गई। स्किल, साइथ ऑफ एब्सोल्यूशन। नरक की गहराइयों में बनी एक साइथ। उसका ब्लेड शैतानी क्रिम्सन रोशनी में लिपटा हुआ। ये जिस भी जख्म पर वार करेगी वो एक फिक्स्ड वक्त तक ना तो ठीक हो पाएगा और ना ही रिकवर हो पाएगा। लिलिथ ने हैंडल पर अपनी पकड़ मजबूत की और एक साई की तरह आगे बढ़ी। उस साइथ ने उस डार्क पत्थर के आर पार एक ठंडा घूमता हुआ आर्क काटा। ब्लेड को कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। उसने उस सख्त पत्थर को ऐसे साफ काट दिया जैसे वो हवा का बना हो। कट एकदम शीशे जैसा स्मूथ था। जैसे ही लिलिथ को लगा कि उसने बस एक आम पत्थर को काटा है, सब कुछ बदल गया। उस कटे हुए पत्थर से धीरे धीरे एक हल्की वॉयलेट रोशनी उठी। फिर वो रोशनी की एक लहर बनकर घुल गई और लिलिथ के शरीर के अंदर चली गई। एक गर्म करंट उसके अंदर फैल गया। एक्सपीरियंस पॉइंट्स। वो आम सा दिखने वाला पत्थर असली में एक क्रिएचर था। लिलिथ की आंखें थोड़ी सिकुड़न और उसका दिमाग घूम गया। ऐसे क्रिएचर्स जो डिस्गाइज होने के मास्टर्स होते हैं, नए बीस्ट टेमर्स के लिए जानलेवा ट्रैप होते हैं। ये लगभग 0 डिटेक्टेबल एनर्जी निकालते हैं। सिर्फ असली इंस्टिंक्ट ही उन्हें मुश्किल से पकड़ सकता है। अगर कोई आप पर अचानक हमला कर दे तो एक ही एनकाउंटर आपकी पूरी टीम को साफ कर सकता है। पर उसका मास्टर लिलिथ उस शांत हैंडसम चेहरे को देखने के लिए मुड़ी। उनकी तस्वीर उसके दिल में और भी ऊंची हो गई, और भी ज्यादा रहस्यमयी, और भी विशाल। चलो चलें, वक्त कम है। मैं फिर से आगे बढ़ गया। नोविस रियलम हर दिन सिर्फ 6 घंटे के लिए ही खुलता है। अगर हम जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो वक्त बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? लिलिथ ने अपनी आंखों से देखा कि एक दुम खौफनाक एज होने का क्या मतलब होता है। मेरी सटीक टारगेटिंग के सहारे लिलिथ की साइट ऑफ एब्सोल्यूशन मुश्किल से ही रुकती थी। आधे घंटे से भी कम वक्त में पहले से कहीं ज्यादा घनी एनर्जी की एक लहर लिलिथ के अंदर से निकली। टियर 2। उसी पल रिफाइंड एनर्जी की एक स्ट्रीम बॉन्ड के जरिए वापस बही जो मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल गई। मेरी मेंटल पावर अचानक बढ़ गई। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और 5 सेंसेस साफ तौर पर शार्प हो गए। मैंने लिलिथ का स्टेटस पैनल खोला। लिलिथ, विच ऑफ द नाइट, लेवल टियर 2, स्ट्रेंथ 55, एजिलिटी 58, कॉन्स्टिट्यूशन 52, स्पिरिट 65। मैं इन नंबर्स को घूरता रहा और मुझे एक झटका लगा। उस टियर 2 के स्टोन लर्कर की मैक्स कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट 16 थी। लिलिथ के पास उसी लेवल पर हर मामले में 3 गुना से भी ज्यादा स्टैट्स थे। ये होता है एक लेजेंडरी पोटेंशियल रैंक का असली मतलब। वक्त तेजी से बीत गया। 3 घंटे निकल गए। हमारे आसपास का रियलम बदल चुका है। अब पेड़ और ज्यादा घने थे और हवा में एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा भारी और वाइल्ड थी। हम रियलम के मिड जोन में पहुंच चुके थे।
रास्ते में 70 से ज्यादा क्रिएचर्स लिलिथ की साइथ का शिकार हो चुके थे। मेरे रियलम पॉइंट्स लीडर बोर्ड पर टॉप के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। मास्टर, आगे कुछ ताकतवर है। लिलिथ अचानक रुकी, उसके एक्सप्रेशन एकदम शार्प हो गए। मैंने पहले ही पैनल के जरिए उसे देख लिया था। थोड़ा आगे एक धुंधली दलदल के इलाके में एक शैडो कोलोसिस सर्पेंट छुपा हुआ था। पोटेंशियल रैंक एलीट, स्टेज 9 लेवल, टियर 7, एक टियर 7 एलीट क्रिएचर। रियलम में आने के बाद से ये सबसे हाई लेवल क्रिएचर था जिसका हमने सामना किया था। इस स्टेज पर नए बीस्ट टेमर्स के लिए ऐसी चीज को हराना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम इसे संभाल सकती हो? मैंने लिलिथ की तरफ देखा। लिलिथ के उस स्टनिंग चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था। इसकी जगह उसने अपनी जुबान की नोक को धीरे से अपने गहरे लाल होठों पर फेरा। आपके लिए रास्ता साफ करना मास्टर मेरा सम्मान है। ये शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकले ही थे कि वो गायब हो गई। अगले ही पल वो दलदल के किनारे दर्जनों मीटर्स दूर प्रकट हुई। नीचे कीचड़ में एक बैरल जितना चौड़ा सांप, जिसका शरीर डार्क ग्रीन स्केल से ढका हुआ था, उसने अपना विशाल सर ऊपर उठाया। उसकी लाल चीरे जैसी आंखें लिलिथ पर टिक गईं। उसका जबड़ा पूरा खुला। डार्क ग्रीन जहर का एक जेट एक हाई प्रेशर स्ट्रीम की तरह बाहर निकला जो जहां से भी गुजरा वहां की हवा को जलाने लगा। लिलिथ एक साए की तरह हिली, बिना किसी मेहनत के उस ब्लास्ट से साइड हट गई। उसने अपना एक नर्म हाथ घुमाया और उसके पीछे खाली आसमान से अजीब पर्पल रोशनी से चमकती हुई ढेरों कांटेदार बेलें एक जाल की तरह निकलीं और उन्होंने शैडो कोलोसिस सर्पेंट के विशाल शरीर को कसकर जकड़ लिया। वो कांटे सांप के मांस में गहरे धंस गए। स्किल, थॉर्न्स ऑफ एगोनी। कांटों से बंधा या चिढ़ा हुआ कोई भी यूनिट लगातार ब्लीडिंग और पॉइजन के असर को झेलता है। वो सांप दर्द से चिल्लाने लगा, बेहिसाब तड़पने और घूमने लगा, पर वो थोड़ा सा भी आजाद नहीं हो पाया। लिलिथ की फिगर सांप के सर के ऊपर प्रकट हुई। किसी ने उसे हिलते हुए नहीं देखा। उसने साइथ ऑफ एब्सोल्यूशन को ऊपर उठाया। आंखें मौत जैसी ठंडी थीं और वो काली ब्लेड एक ऐसी ताकत से नीचे आई जो सब चीजों को काट देती है। एक विशाल सांप का सर हवा में उछल जाता है। वो हवा में 2 बार घूमता है और एक भारी स्प्लैश के साथ दलदल में गिर जाता है। वो विशाल बिना सर का शरीर एक पल के लिए तड़पता है और फिर पूरी तरह शांत हो जाता है। उस सांप की लाश से एनर्जी का एक घना गोला निकलता है और पूरा का पूरा लिलिथ के अंदर समा जाता है। लिलिथ से निकलने वाला ऑरा तेजी से ऊपर बढ़ता है और ताकतवर एनर्जी की लहरें हर दिशा में बाहर निकलने लगती हैं। टियर 6। उसी पल फीडबैक एनर्जी की एक और भी ज्यादा शुद्ध स्ट्रीम बॉन्ड के जरिए मेरे शरीर में बहती है। मैं इसे साफ महसूस कर सकता हूँ। मेरी मेंटल पावर और शारीरिक ताकत एक और लेवल ऊपर बढ़ रही थी। मैंने अपने टर्मिनल पर रियलम पॉइंट्स चेक किए। 25,000 पॉइंटों लीडर बोर्ड पर फर्स्ट प्लेस, पर यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। पॉइंट्स मेरे लिए बस एक बोनस है। ग्राइंड करना और लेवल अप करना असली मायने में वही जरूरी है। और गहरे चलो, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका और लिलिथ के साथ रियलम में और आगे बढ़ गया। कहीं और रियलम के एक विशाल खुले मैदान के बीच जैन नुकीले पत्थरों के एक ढेर के पीछे बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं जब वो पास ही की एक बड़ी गुफा को घूर रहा बैठा था। अंदर एक छोटी पहाड़ी के साइज का क्रिएचर जो डार्क रेड बालों से ढका हुआ था, गहरी नींद में सोया था। ब्लड रेज लायन, पोटेंशियल रैंक एलीट, स्टेज 9, लेवल टियर 7। और उस शेर के पीछे गुफा के अंदर गहराई में कुछ अजीब से पौधे हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे जो गुफा की सांस के साथ हिल रहे थे। ब्लड ब्लूम्स 3 थे वो। जैन की सांस तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों में लालच भर गया। ब्लड ब्लूम्स एक ऐसा रेयर मटेरियल जो टियर 9 से नीचे के किसी भी बीस्ट की स्ट्रेंथ स्टैट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। किसी भी मार्केट में अनमोल। फ्रॉस्ट, अंदर जाओ और उन फूलों को उठा लाओ, जैन ने गुर्राते हुए ऑर्डर दिया। उस एंजल की बर्फ जैसी नीली आंखों में हिचकिचाहट झलकी। वो उस शेर के अंदर की खूंखार ताकत को महसूस कर सकती थी। अगर वो जाग गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी जाओ, किस बात का डर है? उसे हिचकिचाते देख जैन का चेहरा जल्लादपन और बेसब्री से बिगड़ गया। तुम एक एपिक रैंक एंजल हो, एक एलीट रैंक के जानवर से डर रही हो। मत भूलो कि किसने तुम्हें उस लूजर से बचाया और एक असली मौका दिया। तुम्हारी हिम्मत हुई मेरा ऑर्डर टालने की? फ्रॉस्ट के पंख हल्के से कांपे। आखिरकार वो झुक गई। उसने अपनी सारी पवित्र रोशनी अंदर समेटी और एक सफेद साए की तरह गुफा के अंदर चली गई, एकदम खामोश। जैन बाहर इंतजार कर रहा था, दिल धक धक कर रहा था। कुछ सेकंड्स बाद फ्रॉस्ट वापस दिखी। तीनों ब्लड ब्लूम्स उसके हाथों में थे। जैन के चेहरे पर एक जंगली खुशी छा गई, पर जैसे ही वो खामोशी से निकलने के लिए मुड़ा, सब कुछ एकदम तबाह हो गया। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ पूरे मैदान में गूंज उठी। ब्लड रेज लायन जाग चुका था। उसकी जानवर जैसी आंखें जैन और फ्रॉस्ट पर टिक गईं। एक खूनी गुस्सा उसके अंदर से एक ठोस लहर की तरह निकल रहा था। उसका खजाना चोरी हो गया था और वो आग बबूला था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, भागो। जैन डर के मारे अपना दिमाग खो बैठा था। वो फ्रॉस्ट पर बार बार चिल्ला रहा था। उसने तुरंत उसे कंधों से पकड़ा, अपने पंखों को पूरी ताकत से चलाया और वो दोनों एक सफेद रोशनी की लकीर की तरह वहां से भाग निकले। ब्लड रेज लायन दहाड़ा, धूल का गुबार उड़ाता हुआ और बिना रुके उनके पीछे भागने लगा। और तेज
वो पास आ रहा है। जैन ने अपने पीछे आने वाली गर्म खूनी हवा को महसूस किया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाया। फ्रॉस्ट पहले ही अपनी एब्सोल्यूट लिमिट पर थी, पर वो एक फालतू वजन उठाए हुए थी और उसकी स्पीड पर इसका बुरा असर पड़ना ही था। जैसे जैसे शेर ने उनके पीछे का गैप कम किया, जैन की आंखों में एक घिनौनी और पागल सी चमक आई। बिल्कुल इस जिंदगी और मौत के पल में फ्रॉस्ट की ठंडी आवाज उसके कान तक पहुंची। आगे लगभग 1 किलोमीटर पर इंसानों की एक स्क्वाड है। जैन ने आंखें झपकाईं। फिर उसकी आंखों के पीछे एक शैतानी दिमाग चल गया। परफेक्ट फ्रॉस्ट, उस चीज को वहीं ले चलो। उन्हें इससे निपटने दो हमारे लिए। पूरी ताकत लगाओ, इस पैंगोलिन को खत्म करो और हम टॉप 100 में घुस सकते हैं। उस स्क्वाड में ऊंची पोनीटेल और शार्प, साफ चेहरे वाली एक लड़की शांत अथॉरिटी के साथ लड़ाई को डायरेक्ट कर रही थी। वो रेन थी, मेरी क्लास प्रेसिडेंट। उसकी टीम बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही थी, एक टियर 5 क्रिएचर को घेरते हुए। जीत बिल्कुल पास थी। फिर बिना किसी वार्निंग के हवा में खून की एक भारी बदबू फैल गई। उसके तुरंत बाद जमीन तेजी से हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या ये अर्थक्वेक है? स्क्वाड के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। उन सब ने अटैक करना रोक दिया। रेन के अंदर एक भयानक बेचैनी उठी। उसने झट से उस झटके की तरफ अपना सर घुमाया और देखा कि एक सफेद रोशनी की लकीर खौफनाक स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके पीछे एक विशाल डार्क रेड शेर पूरी बेरहमी और ताकत से आगे बढ़ रहा था। भागो! रेन की आंखें डर से सिकुड़ गईं। वो चिल्लाई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सफेद लकीर उनके सरों के ऊपर से गुजरी और तुरंत और तेज भाग गई। ब्लड रेज लायन ने अपने गुस्से का हर एक कतरा उस स्क्वाड पर निकाल दिया जो उसके रास्ते में खड़ी थी। अभी डिफेंड करो, रेन बेबसी से चिल्लाई। उसका बीस्ट, जो एक आइस टाइप टियर 3 ब्लैक आर्मर टॉर्टोइस था, खुद को सामने ले आया और उसने एक विशाल आइस शील्ड खड़ी कर दी। पर एक टियर 7 एलीट क्रिएचर के सामने इसका कोई मायने नहीं था। ब्लड रेज लायन ने अपना एक आलसी पंजा घुमाया। वो ठोस आइस शील्ड कांच की तरह चूर चूर हो गई। उस टॉर्टोइस ने दर्द से एक चीख मारी और उसका बड़ा शरीर दूर जा गिरा। उसके शेल पर गहरे क्रैक्स पड़ गए थे। रेन दर्द से चिल्ला उठी। स्क्वाड के बाकी मेंबर्स ने अपने बीस्ट को बाहर निकाला। हर रंग में स्किल्स चमकने लगीं, पर उस ब्लड रेज लायन पर उन सबका लगना एक खुजली जितना भी असर नहीं कर पाया। स्क्वाड का एक मेंबर वक्त पर डॉज नहीं कर पाया और उसकी चपेट में आ गया। वो एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। मायूसी ने पूरे स्क्वाड को निगल लिया। रेन उस शेर को पास आते घूर रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके पैर मुश्किल से उसे संभाल पा रहे थे। तो क्या ये खत्म हो गया? जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं और आखिर के लिए खुद को तैयार किया, एक शांत जानी पहचानी आवाज उसके कान तक पहुंची। लिलिथ, अटैक करो! ये शब्द मुश्किल से निकले ही थे कि अचानक हवा से पर्पल कांटेदार बेलें प्रकट हुईं और उन्होंने एक पल में ब्लड रेज लायन के चारों पैरों को कसकर जकड़ लिया। वो शेर गुस्से में दुख भरी दहाड़ मारने लगा, पागलों की तरह तड़पने लगा, पर उसने पाया कि वो कांटे नामुमकिन ताकत से रुके हुए हैं। वो जितना लड़ता, वो नुकीले कांटे उसके मांस में उतने ही गहरे धंसते जाते। रेन की आंखें झट से खुल गईं। किसी तरह उसके बिल्कुल बगल में एक लंबा, शांत इंसान खड़ा था और उस इंसान के पास एक फिटिंग पर्पल ब्लैक गाउन पहने एक औरत, जिसके पीछे शानदार बटरफ्लाई विंग्स पूरे फैले हुए थे, एक विशाल काली साइथ हाथ में लिए उस फंसे हुए शेर की तरफ शांति से बढ़ रही थी। ये तुम हो? रेन ने उस शख्स को पहचान लिया, पर उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो मुश्किल से कुछ सोच पा रही थी। वो लड़का जो क्लास में मुश्किल से दिखता था, हमेशा शांत, हमेशा इनविजिबल रहता था, वो इस वक्त एक विशाल कोलोसिस की तरह खड़ा था और उसका बीस्ट। रेन के हैरान नजरों के सामने लिलिथ ने उस साइथ को उठाया और वो ठंडा ब्लेड मौत का एक आर्क काटता है। क्लीन, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। एक ही बेरहम वार में उस विशाल शेर का सर उसके आधे शरीर के साथ बीच से फट जाता है। वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। वहीं लिनवान सिटी नोविस रियलम मॉनिटरिंग सेंटर के अंदर एक बड़े गोल कमरे में दर्जनों स्क्रीन्स पर रियलम के हर कोने से लाइव फीड्स और डेटा स्ट्रीम्स चल रही थीं। वहां का माहौल दम घोटने वाला, लगभग ठंडा पड़ चुका था। कमरे में मौजूद सिटी गार्ड का हर एक स्टाफ मेंबर अपनी जगह पर जम गया था। सबकी आंखें सेंट्रल स्क्रीन और उस पर चमक रहे डेटा पर टिकी थीं। लीडर बोर्ड फर्स्ट प्लेस लक्स, रियलम पॉइंट्स 41,350, पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। एस रैंक का स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड 10,000 पॉइंट्स होता है। लक्स नाम के स्टूडेंट के पास उससे 4 गुना से भी ज्यादा पॉइंट्स थे। पूरा 10 सेकंड्स तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक नए ऑफिसर ने असली इंस्टिंक्ट पर अपनी आंखें मलते हुए दबी आवाज में पूछा। लिनवान ने आखिरी बार कब एक एस रैंक पोटेंशियल वाला न्यूकमर पैदा किया था? अगले ही सेकंड कमरे में जमा टेंशन एक दुम धमाके की तरह फट गई। ये सच में एस रैंक है। इसका फाइल बाहर निकालो। कौन है ये बंदा? इसका बीस्ट क्या है? मिल गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसका इनिशियल बीस्ट एक होली एंजल था, पर बॉन्ड फेल हो गया। क्या? एक फेल्ड बॉन्ड? फेल्ड बॉन्ड वाला कोई बंदा रियलम के अंदर घुसा कैसे? और फर्स्ट प्लेस पाना तो दूर की बात है। रुको, एक सप्लीमेंटल रिकॉर्ड भी है। उसने एपेक्स गिल्ड से एक रिजेक्ट सक्यूबस खरीदी थी। मॉनिटरिंग रूम में हल्ला मच गया। सबका दिमाग एकदम क्रैश हो गया।
एक बच्चा जिसका बॉन्ड फेल हो गया था, जो सिर्फ एक रिजेक्ट बीस्ट ही अफोर्ड कर सकता था। वो किसी तरह नॉविस रियलम के अंदर मौत का नंगा नाच कर रहा है। डायरेक्टर मिंग मेन कंट्रोल स्टेशन पर बैठे थे। उनका चेहरा जो हमेशा शांत और जिसे पढ़ा न जा सके वैसा रहता था, वो पूरी तरह शॉक में डूब चुका था। उनकी नज़र उस स्क्रीन से नहीं हट रही थी जहां लक्स और लिलिथ का शैडो कोलोसिस सर्पेंट और ब्लड रेज लायन को काटने का फुटेज रिपीट पर चल रहा था। कोई फ्लैशी टैक्टिक्स नहीं, बस एक दुम टोटल डोमिनेशन। वो बीस्ट जिसे सबने रिजेक्ट कहा था, उसका हर एक वार सटीक, जानलेवा, एलिगेंट और ब्रूटल था, सब एक साथ। मॉन्स्टर। डायरेक्टर मिंग ने अपने दांतों के बीच से मुश्किल से ये 2 शब्द निकाले। वो तेजी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। चेहरा बेहिसाब एक्साइटमेंट से लाल हो चुका था। वो तुरंत इस बात की रिपोर्ट मेयर ब्ले को देने जा रहे हैं। वो अपने डिप्टी की तरफ मुड़े और चिल्लाए। डिप्टी मुश्किल से कुछ जवाब दे पाता। इससे पहले ही डायरेक्टर मिंग ने उसे जाने का इशारा कर दिया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं खुद रियलम के एंट्रेंस पर जाऊंगा। मैदान में बाहर रेन एकदम हैरानी में खड़ी थी। वो एक ही जमीन फाड़ देने वाला वार अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो शेर जिसने उसकी पूरी स्क्वाड को मौत के कुएं तक धकेल दिया था, वो अब बस गई हो चुका था। उसने अभी जो कुछ भी देखा था, उसने उसकी हर एक सोच को चूर चूर कर दिया था जो वो पहले से जानती थी। उसने धीरे से अपनी अकड़ चुकी गर्दन को अपने सामने खड़े उस शख्स की तरफ घुमाया। वो पीठ। ये सब असली कैसे हो सकता है? ह्यूमनाइड बीस्ट्स जिनके बारे में आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, वो मिलना इतना आसान और इतना ज्यादा ताकतवर कब से हो गए? उसके आसपास के स्क्वाड मेंबर्स ऐसे लग रहे थे जैसे पत्थर के बन गए हों। हर एक चेहरे पर यकीन न करने के एक्सप्रेशन थे। उस पूरे सीन में सिर्फ हवा की आवाज गूंज रही थी। तुम लोग ऐसे ब्लैंक क्यों हो रहे हो? मेरी आवाज में थोड़े मजाक का लहजा था जिसने उस खामोशी को तोड़ा। रेन होश में आई। आखिरकार वो उस शौक से बाहर निकली और उसके गाल तुरंत लाल हो गए। घबराहट में वो मुश्किल से बोली, थैंक यू, तुमने हमें बचा लिया। उसकी आवाज सच में शुक्रगुजार थी। थैंक यू लक्स, तुमने सच में हमारी जान बचाई है। तुम तो लेजेंड हो। स्क्वाड के बाकी लोग भी एक साथ होश में आ गए। हर कोई एक दूसरे के ऊपर चिल्लाकर अपना शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया। मेरे लिए इसमें से कुछ मायने नहीं रखता। मेरी आंखें रेन पर टिक गईं। तुमने इतनी बड़ी चीज को अपने पीछे कैसे लगा लिया? इस सवाल पर रेन के एक्सप्रेशन गुस्से से भड़क उठे। हमें कोई अंदाजा नहीं है, उसने कहा। गुस्से में उसकी आवाज दबी हुई थी। हम एक पैंगोलिन को खत्म करने के बीच में थे और तभी वो शेर अचानक कहीं से हम पर टूट पड़ा। मैंने आसमान में एक फिगर को देखा जो जानबूझकर उस शेर को सीधा हमारी तरफ हाँक रहा था। एक बार जब हम फंस गए तो वो इंसान वहां से भाग निकला। घिनौना दिमाग था, देखने में एक एंजल जैसा था। उसके बगल के एक स्क्वाड मेंबर ने बात जोड़ी। रेन के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे शायद किसी बात का एहसास हुआ। उसने ध्यान से मेरी तरफ देखा। स्कूल में सबको पता है कि जैन का बीस्ट वही होली एंजल है जो तुमसे छीना गया था। मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी नहीं बदला, पर जो कोई मुझे अच्छे से जानता है वो मेरी आंखों में एक ठंडे गुस्से की हल्की सी चमक पकड़ सकता था। जैन खुद को बचाने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया और उसने खतरे को सीधा मासूम क्लासमेट्स की तरफ मोड़ दिया। एकदम घटिया और नफरत के काबिल। मैं उस रास्ते पर और बात नहीं बढ़ाता। इसकी जगह मैंने स्क्वाड के उन मेंबर्स को देखा जो जख्मियों का ख्याल रख रहे थे। तुम लोगों की हालत ठीक नहीं है। ये डीप जोन है, पहले बाहर के आउटर एरिया में वापस चले जाओ। रेन ने सर हिलाया। वो जानती थी उनकी इस कंडीशन में डीप जोन में रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। हम अभी निकलते हैं। उसने मुझे देखा। तुम दोनों का क्या? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने अपने टर्मिनल पर काउंटडाउन देखा। अभी भी बहुत वक्त बचा था। हम थोड़ा और अंदर तक पुश करने वाले हैं। रेन का मुंह हल्का सा खुल गया। वो शायद कुछ कहना चाहती थी। तो फिर अपना ख्याल रखना। मैंने सर हिलाया। और इसी के साथ बाय। बिना किसी और ब्रेक के मैं लिलिथ के साथ रियलम के सबसे गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ गया। आज का रियलम बंद होने में 2 घंटे के कम का वक्त बचा है। हम धीरे होने का रिस्क नहीं ले सकते। रेन तब तक देखती रही जब तक उस फिगर का आखिरी निशान भी आंखों से गायब नहीं हो गया। सिर्फ उसके बाद ही उसने अपनी नजर हटाई। उसके सीने में एक अजीब और बिना नाम का एहसास उठा। वो लड़का जो कभी इनविजिबल था, किसी के रडार पर नहीं आता था और जिसे कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, वो एक ऐसे इंसान में कब बदल गया जिसे अब उसे ऊंचा उठकर देखना पड़ रहा है। लिनवान सिटी हॉल के सबसे ऊपर मेयर के ऑफिस में माहौल भारी था। मेयर ब्ले खिड़की पर खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ घूर रहे थे। अभी भी कुछ नहीं मिला? उनकी आवाज धीमी थी जिसमें एक शांत थकावट थी। उनके पीछे सिटी गार्ड कमिश्नर थॉर्न ने गंभीरता से अपना सर हिलाया। मेयर, कल रात उस एनर्जी के बढ़ने के बाद हमने तुरंत पूरे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को छाना। कोई नया डायमेंशनल रिफ्ट नहीं मिला। इस इलाके में किसी हाई रैंकिंग कम्बैटेंट के आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कमिश्नर थॉर्न की आवाज में भी उलझन साफ थी। वो एनर्जी बहुत विशाल और गहरी थी, पर वो एक पल में गायब हो गई, लगभग एक इल्यूजन की तरह। पर एक हेवन रैंक वॉरियर होने के नाते मेयर ब्ले उसे गलत महसूस नहीं कर सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी तेज आंखों में एक शांत सोच चल रही थी। अनजान चीज हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करती है। वो वापस मुड़े और अपनी चेयर पर बैठ गए। इसे अभी के लिए छोड़ दो,
अलर्ट को एक्टिव रखो। रियलम कैसा चल रखा है? इस साल कोई प्रॉमिसिंग टैलेंट सामने आया? इस बात का जिक्र आते ही कमिश्नर थॉर्न रिलैक्स हो गए हल्के से, पर उनके माथे पर मायूसी की एक झलक थी। अभी तक टॉप परफॉर्मर उस सॉन्ग फैमिली का किड जैन सॉन्ग है, बस 6000 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। बीस्ट एक एपिक रैंक होली एंजल है। पोटेंशियल रेटिंग ए रैंक तक पहुंच गई है, एक ऐसी रैंक जिसे किसी और साल में एब्सोल्यूट बेस्ट माना जाता। पर मेयर ब्ले बस एक बहुत धीमी सांस छोड़ते हैं। लिनुआन बिना किसी असली जीनियस के बहुत लंबा वक्त गुजार चुका है। 3 साल पहले हमने आखिरकार एक एस रैंक पोटेंशियल वाला स्टूडेंट पैदा किया था और कैपिटल यूनिवर्सिटी ने उसे एक प्राइज की तरह झटपट छीन लिया। वो यहाँ उनके वक्त की कुछ असली चमकती हुई अचीवमेंट्स में से एक थी, और उसके बाद कुछ नहीं। एक शहर का फ्यूचर उसके यूथ पर डिपेंड करता है। बिना टॉप टियर नए टैलेंट के अंदर आए लिनुआन आसपास के शहरों के साथ कंपटीशन में सिर्फ पीछे ही छूटता जाएगा। जैसे ही ऑफिस वापस एक भारी खामोशी में डूबता है, दरवाजा झटके से खुलता है और एक फिगर अंदर लड़खड़ाती है। ये नॉविस रियलम मॉनिटरिंग सेंटर से डायरेक्टर मिंग हैं जो हाँफ रहे थे। उनका चेहरा शॉक, डिसबिलीफ और मुश्किल से रोकी हुई खुशी का एक क्याओटिक मिक्स था। कमिश्नर थॉर्न उन्हें देखकर अपनी त्योरियां सिकोड़ते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मेयर ब्ले इस हमेशा शांत रहने वाले आदमी की तरफ देखते हैं। एक सांस लो, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ। डायरेक्टर मिंग अपने तेजी से धड़कते दिल को संभालने की कोशिश करते हुए गहरा घूंट भरते हैं। मेयर, हमारे पास एक और एस रैंक पोटेंशियल है। वो शब्द कमरे में किसी बिजली की कड़क की तरह गिरे। कमिश्नर थॉर्न के एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो गए। मेयर ब्ले, जो अपनी चेयर पर पीछे टिके हुए थे, झटके से सीधे खड़े हो गए। तुमने क्या कहा? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने इसे गलत नहीं पढ़ा? डायरेक्टर मिंग मजबूती से सर हिलाते हैं। वो अपने ओमनी टर्मिनल पर डेटा स्क्रीन बाहर निकालते हैं। उनके हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे और वो उन दोनों के सामने उसे रखते हैं। बिल्कुल पक्का यकीन है, मैंने इसे खुद देखा है। लक्स नाम का स्टूडेंट, उसके रियलम पॉइंट्स पहले ही 40,000 के पार जा चुके हैं। पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। जिस पल मैंने ये डेटा देखा, मैं सीधा यहाँ रिपोर्ट करने भागा। मेयर ब्ले उस डेटा स्क्रीन को घूरते हैं। उनकी सांस पूरी तरह रुक जाती है। 40,000 पॉइंट्स थ्रेशोल्ड से कई गुना ज्यादा। शॉक के एक पल के सन्नाटे के बाद मेयर ब्ले डेस्क पर अपना पंजा मारते हैं और झटके से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने का हर एक निशान गायब हो जाता है और उसकी जगह एकदम असली बेहिसाब खुशी ले लेती है। हाँ, ये सीधा आसमान से मिला एक तोहफा है। एक एस रैंक जीनियस लिनुआन सिटी के लिए किसी भी ए रैंक से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लिनुआन सिटी के फ्यूचर की उम्मीद है। उसके बगल में कमिश्नर थॉर्न अपने शौक से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक चौड़ी स्माइल फैल जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेयर, ये आपकी ही स्ट्रांग लीडरशिप है जिसके चलते हमारा शहर एक के बाद एक ऐसे टैलेंट पैदा कर रहा है। मेयर ब्ले हाथ हिलाकर उन्हें मना करते हैं। इस वक्त उनके पास फ्लैटरी के लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सर्वेलांस सेंटर चलो। उनकी आंखें एक तीखी शिद्दत से जल रही थीं। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि ये लक्स असली में कैसा जीनियस है। बिल्कुल उसी पल लिलिथ और मैं एक अंधेरी घाटी के काफी अंदर हैं। मेरे आगे उस धुंधली घाटी में 20 से ज्यादा पेल ग्रीन आंखों के जोड़े चमक उठते हैं। स्पाइन बैक वोल्व्स का एक पैक, हर एक का साइज पूरे बढ़े हुए सांड जितना था, जिनकी पीठ पर तलवार जैसे नुकीले हड्डी के स्पाइक्स थे। सैवेज और खौफनाक, उनकी ताकत टियर 3 से 5 तक की थी। और उस पैक के बिल्कुल सामने उन सबसे बड़ा खड़ा था जो बाकियों से लगभग दुगने साइज का था। स्पाइन बैक वॉल्फ किंग। उसकी ठंडी बेरहम आंखें मुझ पर और लिलिथ पर टिक जाती हैं। टियर 7। ये एक बहुत ध्यान से प्लान किया हुआ एम्बुश है। लिलिथ की सांस अब पहले जितनी स्टेडी नहीं रही थी। उसके सफेद माथे पर पसीने की हल्की बूंदें जमा हो गई थीं। लंबे घंटों की भारी कम्बैट ने उसे काफी थका दिया था। फिर भी एब्सोल्यूशन साइट को पकड़ने वाला हाथ बिना एक भी कपक पहाड़ के बिल्कुल स्थिर था। मास्टर बी केयरफुल, लिलिथ कहती है। उसकी आवाज भारी थी। ये बीस्ट्स उन सबसे ज्यादा चालाक हैं जिनका हमने पहले सामना किया है। हमने एक टियर 5 स्पाइन बैक वोल्फ का पीछा किया जिसने जानबूझकर एक कमजोरी दिखाई थी और वो हमें सीधा इस घाटी में खींच लाया। किसने सोचा होगा कि ऐसे क्रिएचर्स जो लगभग प्योर इंस्टिंक्ट पर चलते दिखते हैं, वो असली में एक पैकमेट को बेट की तरह यूज करना जानते हैं, शिकार को एक परफेक्ट घेरे में फंसाने के लिए। फिर भी मेरे चेहरे पर टेंशन या डर का एक निशान तक नहीं है। मैं शांत आंखों से हमें घेरे हुए उन वोल्व्स को स्कैन करता हूं और मेरे होठों के कोने पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। अच्छा है, मुझे उन्हें एक एक करके ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस पल ये शब्द मेरे मुंह से निकले, लिलिथ सब कुछ परफेक्टली समझ गई। वो मुझे जो नजर देती है वो एब्सोल्यूट ट्रस्ट और एक ऐसी भड़कती हुई फाइटिंग स्पिरिट से भरी थी जो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और गहरा और डार्क एक उबलती हुई वॉयलेट ब्लैक एनर्जी लिलिथ से निकलती है जो एक धमाकेदार ताकत से बाहर फटती है। स्किल एक्टिवेटेड, ब्लड ऑफ 7 सिंस। नरक की सबसे गहराई वाली ताकत से पैदा हुआ 7 डेडली सिंस की ब्लड लाइन। जो भी इस खून को कैरी करता है उसके अंदर 7 डेमन किंग्स में से एक बनने का पोटेंशियल होता है। जब तक ये एक्टिव है सारे स्टैट्स 200% बढ़ जाते हैं। इसे किसी भी वक्त डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ड्रॉबैक ये है कि डीएक्टिवेशन के बाद थोड़े वक्त के लिए कमजोरी आती है,
जिसमें सारे स्टैट्स 20% गिर जाते हैं, पर इस स्किल की असली ताकत के सामने वो कीमत जिक्र करने के काबिल भी नहीं है। जैसे ही स्किल एक्टिव होती है, लिलिथ का ऑरा लगातार ऊपर बढ़ता है। उसके जेट ब्लैक बाल बिना किसी हवा के ऊपर उठते हैं। उसके वॉयलेट ब्लैक बटरफ्लाई विंग्स पूरे खुल जाते हैं, एकदम बिविचिंग और होश उड़ा देने वाले। उसकी वो रूह को हिला देने वाली आंखें अब नामुमकिन हद तक गहरी हो जाती हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन नाम की एक आग जल रही थी। हमारे सामने स्पाइनबैक वोल्फ किंग ने सोचा था कि उसके सामने के दोनों टारगेट्स पहले ही अपनी लिमिट पर हैं, पर इस अचानक बदलाव ने उसे शक और बेचैनी से भर दिया। फिर भी इस इलाके का अनडिस्प्यूटेड रूलर होने के नाते उसकी जानवर जैसी बेरहमी ने उस हिचकिचाहट की झलक को तुरंत कुचल दिया। वोल्फ किंग ने एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरी घाटी को हिला देती है, अटैक करने का सिग्नल। एक पल में 20 से ज्यादा स्पाइनबैक वोल्व्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। घाटी के सेंटर में खड़े हम दोनों की तरफ हर दिशा से टूट पड़ते हैं। लिलिथ हिलती है, उसकी फिगर सिर्फ एक हल्की आफ्टर इमेज छोड़ती है, एक पल में गायब होते हुए। डार्क आइसी रोशनी का एक फ्लैश, और पहला स्पाइनबैक वोल्फ जो उस तक पहुंचा था वो बीच लंज में ही फ्रीज हो जाता है। उसका विशाल सर हवा में उछल जाता है। इससे पहले कि वो बिना सर का शरीर जमीन पर गिरे, लिलिथ पहले ही एक और वोल्फ के पास होती है। एब्सोल्यूशन साइथ एक एलिगेंट जानलेवा आर्क काटती है, एक और सर कटकर गिर जाता है। इस पल में लिलिथ सीधा नरक से बाहर निकल कर आया ग्रिम रीपर है। उसके मूवमेंट का हर एक फ्लैश, उसकी साइथ का हर एक स्विंग पूरी बेरहमी और सटीकता से एक जान ले लेता है। उस पैक की खौफनाक घेरेबंदी उसके सामने गीले कागज की तरह बिखर जाती है। बस कुछ ही सांसों के फासले में जमीन पहले से ही 7 या 8 स्पाइनबैक वोल्व्स की लाशों से पट गई थी। वोल्फ किंग की ठंडी बेरहम आंखें लिलिथ पर ही टिकी रहीं। उसने सोचा था कि उसका शिकार पहले ही थक चुका है, पर एनर्जी का वो अचानक धमाका जो इतना गहरा था कि उसकी रूह को कांप दे, उसने उसकी हर एक सोच को चूर चूर कर दिया जो वो जानता था। वोल्फ किंग के गले से एक धीमी घुर्राहट निकली। उसका विशाल शरीर अपने आप आधा कदम पीछे हट गया। डर, एक ऐसा एहसास जिसे उसने बहुत बहुत लंबे वक्त से महसूस नहीं किया था, पहली बार उसके सीने में फैलने लगा। पर इस जमीन का अनचैलेंज रूलर होने के नाते अंदर तक धंसते हुए जानवर जैसी मौत की नीयत ने उस हिचकिचाहट के पल को तुरंत कुचल दिया। वोल्फ किंग ने अपना सर पीछे फेंका और एक ऐसी दहाड़ मारी जो पूरी घाटी को चीर गई। पागलपन का एक आखिरी कदम। एक पल में बचे हुए 1 दर्जन या उससे ज्यादा स्पाइनबैक वोल्व्स वोल्फ किंग के साथ एक मौत की दौड़ में आगे बढ़े। लिलिथ हिली, एक बार फिर वही ग्रिम रीपर जो उस पैक के बीच मौत का नाच काट रही थी। जब लिलिथ ने बचे हुए आखिरी मोब्स को भी काट फेंका तो वोल्फ किंग के हड्डी वाले स्पाइक्स एक साथ बाहर की तरफ भड़क उठे। वो एक ऐसे खतरे को महसूस कर रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपना जबड़ा पूरा खोला और उसके मुंह के अंदर हड्डी की एनर्जी की एक हल्की पीली बीम जमा होने लगी। फिर वो एक ऐसी चीख के साथ लिलिथ की तरफ छूटी जो हवा को चीर रही थी। ये उसका सबसे ताकतवर अटैक था, पर लिलिथ का शरीर मुश्किल से थोड़ा सा हिला और उसने बिना किसी मेहनत के उसे साइड हटकर छोड़ दिया। अगले ही पल वो सीधा वोल्फ किंग के सामने प्रकट हुई। उसके विशाल साये ने उसके नर्म शरीर को पूरी तरह निगल लिया। उसने अपना एक विशाल छुरे जैसा तेज पंजा उठाया और उसे नीचे मारा। लिलिथ दूर नहीं हटी, वो पीछे नहीं हटी, उसने बस धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। उन आंखों में डिस्ट्रक्शन की आग जल रही थी और वो खामोशी से उसे घूर रही थी। वो विशाल काली साइथ एक ऐसी ताकत से ऊपर घूमी जैसे कोई खुद किस्मत को काट रहा हो। कोई धमाकेदार आवाज नहीं हुई, टकराने वाली एनर्जी का कोई अंधा कर देने वाला बर्स्ट नहीं हुआ। वोल्फ किंग का वो ताकतवर पंजा हवा में ही फ्रीज हो गया। उसके माथे के बीच से लेकर उसकी पूंछ की नोक तक क्रिम्सन रंग की एक पतली लकीर खींच गई। अगले ही सेकंड वोल्फ किंग का वो विशाल शरीर, हड्डियां और सब कुछ बीच से साफ 2 हिस्सों में फट गया। उस कटे हुए शरीर से प्योर एनर्जी का एक सैलाब निकला और पूरा का पूरा लिलिथ के अंदर बह गया। उसका ऑरा एक बार फिर पागलों की तरह ऊपर बढ़ने लगा। टियर 7 ताकत के उबलती हुई एक लहर उससे बाहर निकली जो पूरी शिद्दत के साथ हर दिशा में फैल गई। उसी वक्त फीडबैक एनर्जी की एक भारी उबलती हुई लहर मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल गई। मेरी मेंटल पावर एक बार फिर ऊपर बढ़ गई। मैंने लिलिथ का स्टैट पैनल खोला। लिलिथ, नाइट विच, रैंक मॉर्टल, स्टार लेवल 7, स्ट्रेंथ 151, एजिलिटी 165, कॉन्स्टिट्यूशन 155। इन चारों कैटेगरीज में ट्रिपल डिजिट के इन खौफनाक स्टैट्स को देखकर मेरा दिल 1-2 बार धड़कना भूल गया। ये होता है एक लेजेंडरी ग्रेड टैलेंट का खौफ। एक आम एलिट ग्रेड वाला बाउंड बीस्ट स्टार लेवल 7 पर अपने सबसे अच्छे स्टैट में ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। लिलिथ उससे 3 गुना आगे थी। मेरी आंखें आखिरी सेक्शन पर गईं। रिकमेंडेड ग्रोथ मटेरियल्स, इटर्नल नाइट पर्ल, हेलस्प्रिंग वाटर, नाइटमेयर क्रिस्टल। हर एक चीज हद से ज्यादा रेयर थी। अगर मैं इन सब पर अपना हाथ साफ कर सकूं तो मैं लिलिथ के ग्रेड को तेजी से लेजेंडरी टियर 2 पर पहुंचा सकता हूं। और अगर मैं उसे वहां से स्टेप बाय स्टेप पूरा मिथिक ग्रेड तक पुश करता गया तो वो कितना खौफनाक नजारा होगा। मैंने अपने सीने में उठने वाली एक्साइटमेंट को नीचे दबाया और तुरंत अपना ओमनी टर्मिनल खोला। मैं नेटवर्क से कनेक्ट हुआ और लिनुआन सिटी के हर बड़े ट्रेड गिल्ड के मटेरियल कैटलॉग्स को देखने लगा। मैंने पैनल पर लिखे एक एक मटेरियल को सर्च किया,
एक भी नहीं मिला। मेरी थ्योरियां थोड़ी सिकुड़न। ऐसा लगता है कि ये मटेरियल्स हद से ज़्यादा रेयर हैं। कम से कम लिनुआन जैसे मिड साइज शहर में उनका मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। मायूसी की एक लहर मेरे ऊपर से गुजर गई, पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाला, ये सोचते हुए कि ये सब अभी बहुत पहले की बात है। जो बात इस वक्त मायने रखती है वो है बीस्ट मास्टर एंट्रेंस एग्जाम को पास करना और एक टॉप टियर बीस्ट मास्टर एकेडमी में एडमिशन लेना। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ही मैं एक बड़ी दुनिया तक पहुंच सकता हूं, और तभी मुझे ऐसे मटेरियल्स मिलने का कोई चांस मिलेगा। काउंटडाउन अब दिखा रहा था कि 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। लिलिथ, अब चलने का वक्त हो गया है, मैंने धीरे से आवाज दी। लिलिथ के आसपास की वॉयलेट ब्लैक एनर्जी धीरे धीरे अंदर सिमट गई, क्योंकि उसने ब्लड ऑफ 7 सिंस को डीएक्टिवेट कर दिया था। एक भारी कमजोरी की लहर तुरंत उससे टकराई। उसका शरीर अपने आप मेरी तरफ झुका और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उसके चारों तरफ लपेट लिया। मैं लिलिथ के साथ घाटी के एग्जिट की तरफ मुड़ा। दुनिया के घूमने का एक जाना पहचाना एहसास हुआ, और फिर मेरे पैरों के नीचे ठोस जमीन वापस आ गई। अंधे कर देने वाली धूप और शहर के शोर ने रियलम की उस ठंडी खामोशी को तुरंत रिप्लेस कर दिया। हम वापस आ चुके हैं। सेंट्रल प्लाजा, लिनुआन सिटी। प्लाजा पहले से ही नए अवेकन बीस्ट मास्टर्स से खचाखच भरा हुआ था, जो ग्रुप्स में जमा थे और आपस में कंपेयर कर रहे थे कि उन्हें अंदर क्या मिला। जिस पल मैं और लिलिथ वहां दिखे, प्लाजा की हर एक आंख बिना सोचे हमारी तरफ खिंच गई। वो बस इसलिए क्योंकि लिलिथ की खूबसूरती और प्रेजेंस ऐसी थी जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो शांति से मेरे हाथ पर टिकी हुई थी। उसके स्टनिंग चेहरे पर एक आलसी कम्बैट के बाद वाली शांति थी, जैसे कोई अभी अभी एक भयानक लड़ाई से बचकर निकला हो, जिसने उसकी इस होश उड़ा देने वाली कशिश को और बढ़ा दिया था। तभी यूनिफॉर्म में एक सिटी गार्ड ऑफिसर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। वो अटेंशन में खड़ा हुआ और सैल्यूट किया। एक्सक्यूज मी, क्या आप लक्स हैं? मैंने एक हल्का सा सर हिलाया। ऑफिसर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस साल के बिगिनर रियलम में आपने एक एस रैंक पोटेंशियल रेटिंग हासिल की है। लिनुआन सिटी के मेयर ब्ले आपसे खुद बात करना चाहते हैं। एस रैंक, मेयर, इन दोनों चीजों ने एक साथ आसपास के हर उस इंसान को एक साफ शॉक दिया जो छुपकर बातें सुन रहा था। उनके पूरे चेहरे पर डिसबिलीफ साफ लिखा था। मैंने एक पल के लिए आंखें झपकाईं, थोड़ा हैरान हुआ, पर मैंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ऐसा लगता है कि रियलम के अंदर मैंने जो धूम मचाई थी वो मेरी सोच से भी कहीं बड़ी थी। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने एक शांत सर हिलाया। प्लीज रास्ता दिखाएं। लिलिथ को अपने बगल में लिए मैं प्लाजा के किनारे बनी टॉवर की तरफ ऑफिसर के पीछे चल दिया। वो बिल्डिंग सिटी गार्ड ब्यूरो की थी। उसका ग्रे वाइट बाहरी हिस्सा एक शांत फॉर्मल वजन कैरी कर रहा था। ऑफिसर मुझे सेकेंड फ्लोर के एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। रूम में बहुत सिंपल फर्नीचर था। एक लंबी रेक्टेंगुलर कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ चेयर्स और कुछ नहीं। फिर भी टेबल के हेड पर बैठे उन दो लोगों की वजह से पूरे कमरे में एक भारी कमांडिंग प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उनमें से एक को मैं शहर के न्यूज से पहचानता था, लिनुआन शहर की सबसे ऊंची अथॉरिटी, मेयर ब्ले। दूसरे एक मिडिल एज्ड आदमी थे जो डीप ब्लू सिटी गार्ड ब्यूरो की यूनिफॉर्म में थे। उनके शोल्डर बैजेस पर स्टार्स चमक रहे थे और आंखें तलवार की तरह तेज थीं। सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न। जिस पल मैं और लिलिथ दरवाजे से अंदर आए, दोनों की नजरें झट से हम पर टिक गईं। लिलिथ को देखकर उन दोनों ताकतवर लोगों मेयर और कमिश्नर की आंखों में हैरानी की एक झलक साफ दिखी, जिसे वो छुपा नहीं पाए। पर उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और उनका ध्यान वापस मुझ पर शिफ्ट हो गया, पूरी बारीकी और लालच भरी क्यूरियोसिटी के साथ। बैठिए, मेयर ब्ले ने पहले कहा। उनकी आवाज शांत और आसान थी, जिसमें एक ऐसे इंसान की नेचुरल अथॉरिटी थी जिसे लंबे वक्त से पावर में रहने की आदत हो। मैं दिखावे में नहीं पड़ा। मैंने एक चेयर बाहर खींची और बैठ गया। लिलिथ खामोशी से मेरे पीछे खड़ी रही। उसके एक्सप्रेशन को पढ़ा नहीं जा सकता था। मैं लिनुआन सिटी का मेयर ब्ले हूँ और ये लिनुआन सिटी गार्ड ब्यूरो के कमिश्नर थॉर्न हैं। कमिश्नर थॉर्न ने मुझे एक हल्का सा सर हिलाया और ग्रीट किया। लक्स, एक असली यंग हीरो। मेयर ब्ले की नज़र मेरे और लिलिथ के बीच घूमी। लिनुआन शहर ने बहुत सालों से तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं देखा है। उनकी आवाज में साफ तारीफ झलक रही थी। मेयर साहिब, मुझे चढ़ाएं मत, मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। मैंने एक छोटी सी हंसी के साथ अपने नाक के पीछे हाथ फेरा। मेयर ब्ले की स्माइल और गहरी हो गई। ना एरोगेंट है, ना रेकलेस, एकदम स्टेडी और कंपोज्ड। इस नौजवान के लिए उनका इंप्रेशन एक लेवल और ऊपर चला गया। मुझे याद है कि 3 साल पहले लिनुआन सिटी ने एक और एस रैंक जीनियस पैदा किया था, रेन नाम की एक लड़की। उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेयर ब्ले ने अपना टीकप नीचे रखा और खुलकर हंसे। एक ही फैमिली से दो कमाल के टैलेंट्स, बहन और भाई, दोनों ही ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हैं। तुम दोनों सच में लिनुआन सिटी का नाम रोशन कर रहे हो। कमिश्नर थॉर्न मुस्कराए और उन्होंने वहीं से बात आगे बढ़ाई जहां उन्होंने छोड़ी थी। मुझे ये साफ याद है, रेन का सबसे पहला बाउंड बीस्ट एक एलीट ग्रेड 9 टेल्ड फॉक्स था। उस साल के एंट्रेंस एग्जाम में उसने लगभग लिनुआन सिटी के हर एक क्लासमेट को कुचल दिया था। और अब 3 साल बाद यहाँ तुम हो। आपस में एक दूसरे की तारीफ करने के राउंड के बाद मेयर ब्ले ने बात को वापस सही रास्ते पर लाया।
उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। लक्स, जिस वजह से हमने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है वो बस एक चीज पर आकर रुकती है। तुम्हारे स्कोर ने पिछले 10 सालों का लिनुआन सिटी के बिगनर रियलम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रूल्स के मुताबिक शहर तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड शब्द सुनते ही मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। मेयर ब्ले ने इसका एक एक कतरा पकड़ लिया। तो मतलब ये लड़का पूरी तरह से दुनिया से अलग नहीं है। रिवॉर्ड है 10 मिलियन अलायंस क्रेडिट्स जो सीधा तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। मेयर ब्ले ने उस हैरान कर देने वाले नंबर का ऐलान किया। 10 मिलियन किसी भी आम फैमिली को तुरंत एक बिल्कुल अलग क्लास में उठाने के लिए काफी था। फिर भी मैंने मुश्किल से कोई रिएक्शन दिया, बस मेरी थ्योरियां थोड़ी सी बदलीं। फिर मैं बोला, मेयर ब्ले, क्या इस रिवॉर्ड को बराबर वैल्यू के मटेरियल्स के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है? मेयर ब्ले ने अपनी एक आईब्रो उठाई। उनकी आंखों में तारीफ की एक झलक आई। तुम्हें कौन से मटेरियल्स चाहिए? मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत उन तीनों मटेरियल्स के नाम ले लिए जो लिलिथ के पैनल पर लिखे थे। इस बात पर मेयर ब्ले के चेहरे के एक्सप्रेशन हैरानी और एक ऐसी चीज का अजीब मिक्स बन गए जिसे नाम देना मुश्किल था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक सन्नाटा छा गया। उस खामोशी से मेरा अपना सीना भी भारी होने लगा। लक्स, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि उन तीनों मटेरियल्स का असली मतलब क्या है? मेयर ब्ले की आवाज धीमी हो गई। उनमें से हर एक मटेरियल एक स्ट्रैटेजिक ग्रेड रिसोर्स है जिसे दुनिया के सबसे एलीट बाउंड बीस्ट्स को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ यहाँ लिनुआन सिटी में ही नहीं, पूरे यान होंग फेडरेशन में भी उन्हें हद से ज्यादा रेयर और अनमोल माना जाता है। वो आमतौर पर खुले मार्केट में कभी दिखते ही नहीं हैं। सुनते सुनते मेरा दिल आधा डूब चुका था। मेयर ब्ले ने मेरे चेहरे पर साफ फैल रही मायूसी को देखा। फिर बिना किसी वार्निंग के उनका टोन बदल गया। हालांकि उस हेल्थ स्प्रिंग वाटर का जिसका तुमने जिक्र किया, हमारी शहर की ट्रेजरी में अचानक से कुछ स्टॉक बचा हुआ है। कुछ साल पहले लिनुआन सिटी के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक छोटा स्पेशल रिफ्ट दिखा था। शहर ने एक एक्सप्लोरेशन टीम तैयार की थी और वो वहां से हेल्थ स्प्रिंग वाटर का एक सप्लाई लेकर आए थे। सीधा नरक से निकाला हुआ ये पानी डेमन टाइप और अनडेड टाइप बाउंड बीस्ट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल्स में से एक है और बिल्कुल इसी वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मार्केट के हिसाब से हर एक यूनिट की कीमत 20 मिलियन अलायंस क्रेडिट से ऊपर है। मेयर ब्ले रुके और उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा। तुम्हारा 10 मिलियन का रिवॉर्ड इसका आधा हिस्सा भी कवर नहीं कर पाएगा। मेरा दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। एक पल में आसमान पर, अगले ही पल जमीन पर मेयर ब्ले के अगले शब्दों ने अचानक उम्मीद की एक झलक दिखाई। ऐसा कहने के बाद भी एक रास्ता है जिससे तुम इसे फ्री में कमा सकते हो। मेरा दिल मेरी पसलियों पर जोर से टकराया। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, शब्द बाहर निकल आए, कैसा मौका? एक सैटिस्फाइड स्माइल आखिरकार मेयर ब्ले के चेहरे पर आ गई। एक ऐसे इंसान का लुक जिसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट जगह पर बैठ गया हो। पिछले साल लिनुआन सिटी के साउथ वेस्ट में ब्लैकस्टोन रेंज के अंदर एक एकदम नया डंजन दिखा था। मेरे दिमाग ने तुरंत डंजन्स के बारे में जो कुछ भी मैं जानता था वो सब सामने ला दिया। रियलम्स रिसोर्स से भरे इलाके होते हैं जहां बार बार एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक डंजन वो होता है जो रियलम बनने से पहले आता है। इसमें एक ताकतवर फाइनल बॉस होता है और सिर्फ वही पहली टीम जो उस बॉस को हराती है वो सबसे बड़े कंप्लीशन रिवॉर्ड्स पर अपना हक जताती है। एक बार जब बॉस मर जाता है तो डंजन आगे चलकर एक्सप्लोर करने वालों के लिए धीरे धीरे एक रियलम में बदल जाता है। क्या इस पर्टिकुलर डंजन में कुछ खास है? मैंने तुरंत दबाव बनाया। मेयर ब्ले ने धीरे से सर हिलाया। उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। इस डंजन में एक रैंक रेस्ट्रिक्शन है। सिर्फ मॉर्टल रैंक के डोमेन मास्टर्स और उनके बाउंड बीस्ट्स ही अंदर जा सकते हैं। अगर मॉर्टल रैंक से ऊपर का कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पूरे डंजन स्पेस को क्रैश कर देगा। और पिछले साल अंदर जाने वाली टीम की इंटेल के मुताबिक फाइनल बॉस एक मॉर्टल रैंक स्टार लेवल 9 का सायोनिक टाइप क्रिएचर है। मैं तुरंत प्रॉब्लम समझ गया। सायोनिक टाइप बाउंड बीस्ट्स पहले से ही हद से ज्यादा रेयर होते हैं और लिनुआन शहर सिर्फ एक मिडिल साइज शहर है। एक मॉर्टल रैंक पर ऐसा डोमेन मास्टर ढूंढना जो स्टार लेवल 9 के सायोनिक क्रिएचर का मुकाबला कर सके सच में बहुत मुश्किल है। तो ये डंजन तब से लेकर अभी तक बस बिना छुए वैसे ही वहां बैठा हुआ है। कमिश्नर थॉर्न ने बात जोड़ी, ये एक ऐसा खाना है जो सीधा टेबल पर बैठा है और हम इसका एक निवाला भी नहीं ले सकते। फ्रस्ट्रेटिंग शब्द तो शुरू भी नहीं होता बयान करने के लिए। मेयर ब्ले इस बात पर हंसे बिना नहीं रह पाए। फिर उन्होंने मुझ पर एक तीखी नजर टिकाई। लक्स, इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। एक बार जब ये डंजन क्लियर हो जाएगा तो लिनुआन सिटी को एक बिल्कुल नया रियलम मिल जाएगा जो पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और उस क्लियरिंग को लीड करने वाले के नाते शहर तुम्हारे रिवॉर्ड में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो हेल्थ स्प्रिंग वाटर का यूनिट जो तुम्हें कॉम्पेंसेशन के तौर पर दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस पर सवाल उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल प्लाजा पर रियलम के एग्जिट पर एक लंबा और सीधा खड़ा फिगर अपने चाहने वालों से घिरे हुए बाहर निकलता है। वो जैन है। उसने डिजाइनर कैजुअल कपड़े पहन लिए हैं। उसके चेहरे पर एक सेल्फ अशोर्ड और घमंडी स्माइल है। उसके बगल में चमकती हुई और आसमानी रेडिएंट एंजल ऑरोरा खामोशी से पीछे चल रही है। एक ऐसी गॉडेस जिसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो एक ही पल में प्लाजा पर हर एक की आंख अपनी तरफ खिंच रही थी। क्या वो एलीट ग्रेड रेडिएंट एंजल है? कमाल की है। जो लोग सॉन्ग फैमिली के आगे पीछे घूमना चाहते थे वो तुरंत उनके चारों तरफ जमा हो गए।
उनके चेहरों पर मस्कहरी स्माइल चिपकी हुई थी। यंग मास्टर जैन इस बार पक्का फर्स्ट प्लेस ले रहे हैं। जब रेडिएंट एंजल उनके साथ है तो भला कोई कैसे कम्पीट कर सकता है। अपने कानों में पड़ती हुए तारीफों से घिरे हुए जैन का चेहरा हर एक सेकंड के साथ और ज्यादा स्मग से भर गया। उसने आगे बढ़कर आसान फैमिलियरिटी के साथ ऑरोरा के मुलायम सुनहरे बालों पर हाथ फेरा। एक बार जब मैं फर्स्ट प्लेस ले लूं तो मैं वापस आते हुए तुम्हारे लिए होली लाइट एसेंस लेकर आऊंगा। तुम्हें स्टार लेवल 6 तक ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। ऑरोरा ने अपनी नजर थोड़ी नीचे की। एक छोटी सी सेटिस्फाइड स्माइल उसके होठों पे आई। थैंक यू मास्टर। जैन का सीना गौरव से फूल गया। उसने रियलम के अंदर किए हुए एक ट्रेड के बारे में सोचा। अपनी जीत पक्की करने के लिए उसने 3 हद से ज्यादा रेयर ब्लड ब्लॉसम फ्लावर्स के बदले पूरे 3000 बोनस पॉइंट्स ट्रेड किए थे। उन 6000 पॉइंट्स में जोड़कर जो उसने खुद क्रिएचर्स का शिकार करके कमाए थे, उसका टोटल पहले ही 9300 पॉइंट्स के पार पहुंच चुका था। एक ऐसा स्कोर जो रिकॉर्ड पर पिछले हर एक एस रैंक टैलेंट को कुचल देता है। फर्स्ट प्लेस सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। जब वो अभी भी उस ख्वाब में खोया हुआ था, तभी पूरे प्लाजा पर एक धीमी घुर्राहट उठी। उसके सेंटर में लगी विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन आखिरकार चमक उठी। भीड़ में मौजूद हर एक की सांस रुक गई। उनकी अनगिनत आंखें घूमते हुए लीडर बोर्ड पर टिक गईं। सब अपना नाम ढूंढ रहे थे। जैन की नज़र सीधा सबसे ऊपर गई। आखिरकार स्क्रीन थोड़ी झिलमिलाई और टॉप 3 एंट्रीज डिस्प्ले पर फ्रीज हो गईं। थर्ड प्लेस 3150 पॉइंट्स पोटेंशियल रेटिंग बी जोड़। सेकंड प्लेस जैन 9325 पॉइंट्स पोटेंशियल रेटिंग ए। जैन की स्माइल फ्रीज हो गई। वो सेकंड कैसे है? उसने इंस्टिंक्ट पर अपनी आंखें भी मली। उसे लगा कि वो इसे गलत पढ़ रहा है। टेक्स्ट बिल्कुल साफ था। ऑरोरा के एक्सप्रेशन भी बदल गए। उसकी आंखें तेजी से लीडर बोर्ड पर घूमी, उस नाम को ढूंढते हुए जिसके बारे में उसने इंस्टिंक्ट पर सोचा था कि वो यहाँ कभी नहीं दिख सकता। नामुमकिन, एक घटिया और वर्थलेस इंसान जिसने एक डिफेक्टिव सक्यूबस के साथ बॉन्ड किया था। ऐसा कोई बंदा जैन और उसकी एलीट ग्रेड रेडिएंट एंजल से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है? पर अगले ही सेकंड चमकता हुआ डेटा स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पर भर गया। फर्स्ट प्लेस लक्स 41,350 पॉइंट्स पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक। पूरा प्लाजा एकदम धमाके की तरह फट पड़ा। क्या मैं ये सही पढ़ रहा हूँ? लक्स कौन है? क्या ये ऐसा स्कोर है जो कोई इंसान ला भी सकता है? वहीं जैन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसके 9000 पॉइंट्स, वो नंबर जिस पर उसे इतना घमंड था, इसके सामने मजाक लग रहा था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसा इंसान जिसे वो हमेशा अपने पैरों तले कुचलता था, एक ऐसा नोबडी जिसने एक ऐसी बीस्ट के साथ बॉन्ड किया जिसे सब रिजेक्ट और डिफेक्टिव कहते थे, वो एस रैंक रेटिंग ले आया। भड़कती हुई बेइज्जती और नफरत ने उसके दिमाग को जलाकर रख दिया। चीटिंग, वो शब्द जैन के गले से एक चीख की तरह बाहर निकला। उसने स्क्रीन के टॉप पर चमकते हुए नाम की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा किया। ये पक्का चीटिंग है। ये नामुमकिन है। एक सिटी गार्ड ऑफिसर आगे बढ़ा। प्लीज अपने शब्दों पर ध्यान दे। इस रियलम का एक एक डेटा सर्विलांस सेंटर और शहर के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से वेरीफाई किया गया है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। रैंकिंग्स बिल्कुल सही और फाइनल है। ऑफिशियल वेरिफिकेशन ने जैन की उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा दिया और उसके घमंड को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। उसके आसपास की भीड़ के एक्सप्रेशंस बदल गए। साफ तरस के साथ साथ खुला मजाक दिख रहा था। जैन अब यहाँ एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सकता था। चलो, उसने ऑरोरा का हाथ पकड़ा और घूरती हुई आंखों के तूफान के बीच से भीड़ को धक्का देते हुए निकल गया। मैं कसम खाता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिकल असेसमेंट में मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे मसल दूंगा। वो जहरीला ख्याल जैन के दिमाग में चिल्ला रहा था। ऑरोरा उसकी पकड़ के चलते पीछे लड़खड़ाती हुई चली गई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने उसकी रूह तक को कांप दिया, और वो उसे पीछे नहीं ढेल पाई। क्या उसने उस वक्त जो फैसला लिया था वो असली में सही था? रात हो जाती है। सिर्फ तभी मैं और लिलिथ आखिरकार उस टावर से बाहर निकलते हैं। सेकंड फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में मेयर ब्ले और कमिश्नर थॉर्न एक दूसरे के बगल में खड़े हुए हम दोनों को एक साथ दूर जाते देख रहे थे। कमिश्नर थॉर्न ने अपनी नज़र वापस खींची और उन्होंने ही पहली बार इस खामोशी को तोड़ा। मेयर, क्या आप सच में मानते हैं कि वो इसे पूरा कर पाएगा? मेयर ब्ले ने तुरंत जवाब नहीं दिया। एक लंबे पल के बाद वो धीरे से और शांति से बोले, क्या हमारे पास कोई और रास्ता बचा है? उस एक सवाल ने कमिश्नर थॉर्न के पास कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मेयर ब्ले मुड़े। उनके चेहरे पर एक जानती हुई स्माइल थी। क्या तुम भूल गए कि उसके बाउंड बीस्ट का ग्रेड क्या है? पूरे यान होंग फेडरेशन में लेजेंडरी ग्रेड। इतनी कम उम्र के किसी इंसान के लिए इंपीरियल कैपिटल के टॉप फैमिलीज के चुने हुए लोगों के बाहर एक लेजेंडरी ग्रेड बीस्ट का बॉन्ड पाना, भला ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? और तुमने रियलम में उसकी परफॉर्मेंस को अपनी आंखों से देखा है। उस पर भरोसा रखो। वो लिनुआन सिटी का सबसे प्रॉमिसिंग इंसान है। जब तक मैं घर पहुंचता हूं, शाम के 7 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। मैं मुश्किल से काउच पर बैठा ही था कि मेरे रिस्ट टर्मिनल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट पॉपअप हुई। मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया। एक जाना पहचाना चेहरा स्क्रीन पर आया। मेरी बहन रेन। ओ ये बदमाश लड़के, आखिरकार तूने फोन उठा ही लिया। ये पक्का करने के बाद कि मेरे सारे हाथ पैर सलामत हैं, उसने एक सांस छोड़ी। तो फिर
रियलम ट्रायल कैसा रहा? एकदम स्मूथ सेलिंग। जब लिलिथ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है तो मुझे भला कैसे चोट लग सकती है? मैंने एक बड़ी स्माइल के साथ जवाब दिया। रेन ने एक हल्की सी नाक सिकोड़ी, फिर उसके चेहरे पर एकदम असली एक्साइटमेंट आ गई। चलना, मुझे सब कुछ बता, कैसा रहा? तेरा स्कोर क्या था? तुझे कम से कम एक ए रैंक तो मैनेज करना ही चाहिए था। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस मेरी नाक मत कटवाना। मैंने उसे उस परफेक्टली कैजुअल एक्ट को करते हुए देखा और मैंने बात को और लंबा खींचने की मेहनत नहीं की। एस रैंक, मैंने सिंपल तरीके से कहा। रेन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम फ्रीज हो गए स्क्रीन के उस पार, जैसे उसे लगा हो कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। तूने अभी क्या कहा? मैंने कहा मेरी पोटेंशियल रेटिंग एस रैंक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा सन्नाटा, फिर रेन की यकीन न करने वाली चीख कम्युनिकेटर से बाहर फटती है। ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। ऑल राइट। उसने खुले घमंड के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जैसे एस रैंक उसने खुद ही हासिल किया हो। एक बार जब एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई तो उसके दिमाग में कुछ और आया। अच्छा सुन, लिलिथ का ग्रेड क्या है वैसे? तू पिछली बार मुझे नहीं बता पाया था, पर अगर उसने तेरी एस रैंक लाने में मदद की है तो उसका ग्रेड कम से कम एलीट तो होगा ही ना, राइट? एक्चुअली वो लेजेंडरी है। लेजेंडरी? रेन ने रिफ्लेक्स पर उसे रिपीट किया, फिर उस शब्द का असली मतलब दिमाग में बैठा। उसकी आंखें डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी हो गईं। ये शौक पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो बिना एक शब्द बोले एक लंबे पल तक मुझे घूरती रही। आखिरकार एक अच्छे वक्त के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी और एक ऐसी आवाज में कहा जो खुद तय नहीं कर पा रही थी कि उसे कैसा लग रहा है। तू एकदम नंबर 1 का लकी किस्मत वाला बंदा है। मैं बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। फिर मैंने गियर बदला और उसे वो सब बताया जो मेयर ब्ले ने कहा था। जब तक मैंने बात खत्म की, रेन की स्माइल एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक भारी साफ दिखने वाली चिंता ने ले ली। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। वो एक स्टार लेवल 9 का क्रिएचर है और वो भी एक सायोनिक टाइप, सबसे घटिया किस्म का। तू अभी अभी एक बीस्ट मास्टर बना है। तू इस तरह का रिस्क लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? पर मुझे वो हेलस्प्रिंग वाटर चाहिए। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। मेरी आवाज एकदम स्टेडी और पक्की थी। रेन खामोश हो गई। वो अच्छे से जानती थी कि ऐसे मटेरियल की वैल्यू क्या होती है। वो समझती थी कि एक बाउंड बीस्ट की ग्रोथ के लिए इसका क्या मतलब है। वो एक लंबे सन्नाटे में डूब गई। उसके दिमाग का हर एक हिस्सा कह रहा था कि उसे अपने भाई को ये रिस्क लेने से रोकना चाहिए, पर वो ये भी जानती थी कि एक डोमेन मास्टर के लिए मौका ही सब कुछ होता है। अगर ये वाला मिस कर दिया, वो मौका जो मेयर खुद तुम्हारे हाथ में दे रहा है, तो अगली बार जब तुम्हें इस कैलिबर का कोई खजाना चाहिए होगा तो कौन जाने कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार उसने एक लंबी शांत सांस छोड़ी। ठीक है, मैं समझ गई। उसकी आंखें सीरियस हो गईं, पूरी तरह सीरियस। बाकी मटेरियल्स, वो इटर्नल नाइट पर्ल और नाइटमेयर क्रिस्टल, मैं यहाँ इंपीरियल कैपिटल में उन पर नजर रखूंगी। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम कल उस डंजन में जाओगे तो सेफ्टी सबसे पहले आएगी। कोई दिखावा नहीं, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं। क्लियर है ना? मैंने मजबूती से सर हिलाया। कुछ और बार आगे पीछे याद दिलाने के बाद हमने कॉल एंड कर दिया। बिल्कुल तभी मेरे पीछे से बाथरूम के दरवाजे की एक हल्की आवाज आई। हवा में एक गरम नियमित खुशबू फैल गई, सटल और क्लीन, भाप के एक झोंके के साथ आई हुई। एक नर्म गरम फिगर धीरे से मेरी पीठ से टिक गई और एक हाथों का जोड़ा जो सफेद जेड जैसे पीले थे मेरे गले के चारों तरफ लिपट गया। लिलिथ अभी अभी बात से बाहर निकली थी। वो ढीले तरीके से बस एक वाइट टॉवल में लिपटी हुई थी। उसने अपनी नाजुक ठुड्डी धीरे से मेरे शोल्डर पर रख दी। मास्टर, उसकी आवाज मुश्किल से एक विस्पर से ऊपर थी। लिलिथ के लिए आपने जो कुछ भी किया उस सब के लिए थैंक यू। रियलम के अंदर मौत की कगार तक लड़ना, उस मीटिंग रूम में मेरे लिए अपनी जगह पर टिके रहना, उसने ये सब देखा था। वो जानती है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो उसके लिए है, उन रेयर मटेरियल्स को ढूंढने के लिए जो उसे और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। उस एहसास का वजन उसके सीने को एक ऐसी चीज से भर देता है जिसे वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। एक ऐसी ग्रैटिट्यूड जो इतनी गहरी थी कि दर्द देती थी और उसके नीचे कुछ बिटर स्वीट सा था। लिलिथ ने अपना चेहरा थोड़ा और पास दबाया। सच तो ये है कि बस आपसे मिल पाना, मास्टर, उस कर्स्ड सील से आखिरकार आजाद हो पाना। लिलिथ इसके लिए पहले से ही हद से ज्यादा शुक्रगुजार है। मैं और ताकतवर बनूं या ना बनूं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब तक मैं इस तरह आपके साथ रह सकूं, आपकी हिफाजत कर सकूं, उतना ही काफी है। उसके शब्दों ने मेरे सीने में एक तेज झटका दिया। मैं उनमें एकदम असली सिंसियरिटी महसूस कर सकता था और कुछ बहुत दर्दनाक हद तक छोटा, जैसे वो उससे कहीं कम मांग रही हो जितनी की वो हकदार है। मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ धीरे से उसके हाथों पर रख दिया जहां वो मेरे सीने से टिके हुए थे। मेरी आवाज धीमी और शांत निकली। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे अपने लिए भी कर रहा हूँ, ताकि हम दोनों इस तरह की दुनिया में सर्वाइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो इस पर ज्यादा सोचना बंद करो। अगली सुबह मैं और लिलिथ जाने के लिए तैयार हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे एक होवर कार खामोशी से वेट कर रही थी। हम बैक सीट पर बैठ गए। होवर कार बिना किसी आवाज के स्टार्ट हुई और स्मूथली ट्रैफिक में शामिल हो गई। शहर के किनारे पर बनी ब्लैकस्टोन रेंज की तरफ बढ़ते हुए
बाहर का नज़ारा ब्लर होकर पीछे छूटता गया और जल्द ही व्यू में घूमती हुई काली चट्टानों के अलावा कुछ नहीं बचा। डंजन का एंट्रेंस एक भारी सिक्योरिटी वाली घाटी के अंदर सेट था, जिसे सिटी गार्ड ब्यूरो कंट्रोल करता था। एंट्रेंस की जगह हिल रही थी और ऐसे वॉप हो रही थी जैसे हिले हुए पानी की सरफेस हो। कमिश्नर थॉर्न पहले से ही हमारा वेट कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे कार से बाहर निकलते देखा तो उनके माथे पर खिंची हुई त्योरियां बस थोड़ी सी ढीली हुईं। कमिश्नर थॉर्न ने बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया। वो डायरेक्टली आगे बढ़े, उस वॉपिंग गेटवे की तरफ गंभीरता से इशारा किया और डंजन के बारे में सबसे नई इंटेलिजेंस सामने रखने लगे। कई राउंड्स के रिमोट स्कैनिंग और एनालिसिस के बेसिस पर हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि अंदर का हिस्सा कोई आम गुफा नहीं है। हमने इसे टाइड क्रॉल मेज का नाम दिया है। अंदर के ज्यादातर क्रिएचर्स फाइनल बॉस के डायरेक्ट सायोनिक कंट्रोल में हैं। वही सबसे कोर चैलेंज है। अंदर आप ना सिर्फ दुश्मनों के लगातार आने वाले वेव्स का सामना करेंगे, बल्कि बॉस के सायोनिक स्ट्राइक्स का भी। बोलते बोलते उन्होंने अपने कोट के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा लैग बॉक्स बाहर निकाला। उन्होंने इसे खोला और एक गरम मुलायम येलो जेड पेंडेंट ध्यान से मेरे हाथ में रख दिया। ये क्लैरिटी जेड है। ये सायोनिक अटैक्स के खिलाफ आपका रेजिस्टेंस बढ़ाता है। एक क्रिटिकल मोमेंट पर इसे क्रश कर देना और ये आपके चारों तरफ एक ताकतवर, एक बार यूज होने वाला सायोनिक बैरियर बना देगा। याद रखना, आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। मैंने उस जेड से निकलने वाली हल्की ठंडक को महसूस किया और उसे ध्यान से अपने गले के चारों तरफ लटका लिया। मैंने एक सर हिलाया। फिर कमिश्नर थॉर्न के सीरियस घूरने के बीच मैं और लिलिथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस रिपलिंग गेटवे के अंदर कदम रख देते हैं। वजन न होने का एक वेव टकराया। दुनिया मेरे पैरों के नीचे से घूम गई। जब ठोस जमीन मेरे पैरों के नीचे वापस आई तो हम पूरी तरह से किसी अलग जगह पर थे। डार्क ग्रे पत्थर का एक विशाल मेज हमारे चारों तरफ फैला हुआ था। दीवारें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि ऊपर कोई आसमान दिख ही नहीं रहा था। बस रॉक के दरारों से एक धीमी, अजीब सी चमक बाहर निकल रही थी। अनगिनत आपस में बटे हुए रास्ते हमारे सामने फैले थे, घूमते हुए और एक दूसरे के ऊपर आते हुए, जिसे एक नज़र में समझना नामुमकिन था। हवा में एक धीमी, मुश्किल से महसूस होने वाली सायोनिक एनर्जी घूम रही थी, जैसे इनविजिबल उंगलियां अंदर आने वाले किसी भी इंसान के नर्व्स को लगातार दबा रही हों।